हेलो बैंकर्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीआईबी सीआईबी वाला पर। मोस्ट वेलकम। रात के 8 बज रहे हैं और हम आपके लिए आज पेपर 3 सीआईबी एबीएफएम से संबंधित केस स्टडीज एंड न्यूमेरिकल्स की शुरुआत कर रहे हैं डबल बेनिफिट एमसीक्यू सीरीज के अंतर्गत। अब जितने भी बैंकर्स सीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सभी साथियों को पता है 30 नवंबर से आपके एग्जाम शुरू हैं। पहला पेपर आपका एबीएम का है और सीआईबी एबीएफएम का पेपर आपका 13 दिसंबर को, 13 दिसंबर और 14 दिसंबर लगातार 2 दिन आपके एग्जाम शेड्यूल है। और इस नजरिए से आप सभी साथियों की प्रिपरेशन की रफ्तार जो है वो बढ़ जानी चाहिए। हम आपके एग्जाम के लेवल और एग्जाम की इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए अब आपके लिए हम एमसीक्यू सीरीज को खत्म करके केस स्टडी और न्यूमेरिकल्स पर फोकस करने की शुरुआत कर रहे हैं। आज पहली क्लास है मॉड्यूल ए द मैनेजमेंट प्रोसेस से संबंधित केस स्टडीज आज डिस्कस करेंगे। एक केस स्टडी डिस्कस की जाएगी आज के सेशन में। देखिए, केस स्टडी को डिस्कस करने का मतलब ये है कि आप सेशन को शुरुआत से ज्वाइन करें और केस स्टडी को समझें और फिर उस पर अपने जवाबों को देना शुरू। ठीक है, तो सबसे पहले केस स्टडी को पढ़ना पड़ेगा डिटेल में, फिर उसको समझना पड़ेगा और फिर आपको आंसर करना पड़ेगा। मॉड्यूल ए द मैनेजमेंट प्रोसेस कंप्लीटली थ्योरेटिकल मॉड्यूल है आपका। एग्जाम जो है आपका वो 13 दिसंबर को शेड्यूल है, 13 दिसंबर को। और सबसे पहले केस स्टडी की शुरुआत करते हैं। देखिए, यहाँ पर एक फ्यूचर टेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, आईटी कंपनी है, उससे संबंधित जानकारी दी और ये लीडरशिप पर बेस्ड आपका केस स्टडी है। बैकग्राउंड कंपनी के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। सबसे पहले फ्यूचर टेक सॉल्यूशंस अ मिड साइज आईटी कंपनी was facing declining employee motivation and missed project deadlines। देखिए, एम्प्लॉइज का मोटिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है किसी भी प्रोजेक्ट के कंप्लीशन में ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने। अगर एम्प्लॉय मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब काम में उनका मन नहीं लगेगा। सिंपल सी बात। आप सभी बैंकर्स हैं, आप सभी प्रोफेशनल्स हैं, इस चीज को आप आसानी से समझते होंगे। तो फ्यूचर टेक सॉल्यूशन कंपनी जो है मिड साइज आईटी कंपनी है और इसमें एम्प्लॉय के मोटिवेशन से संबंधित दिक्कतें हैं और साथ साथ में जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डेडलाइन पर कंप्लीट नहीं हो। To address the situation, the board appointed 3 different project heads। 3 अलग-अलग प्रोजेक्ट हेड को यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है, each with a distinct leadership style। अलग-अलग लीडरशिप स्टाइल से संबंधित ये हेड हैं। टू हैंडल 3 क्रिटिकल डिवीजन, 3 अलग-अलग क्रिटिकल डिविजन्स को हैंडल करने से संबंधित यहाँ पर ये जिम्मेदारियां दी गई। वन बाय वन करके सारी बातों को पढ़ रहे हैं। पहला डिवीजन ए जो है जिसे मिस्टर राजीव हैंडल कर रहे हैं। मिस्टर राजीव साहब जो हैं वो डिवीजन ए को हैंडल कर रहे हैं। राजीव जो बिलीव करते हैं कि कंप्लीट कंट्रोल एंड डिसिप्लिन। देखिए, जब इस प्रकार की बातें की जाती हैं कि जो हेड होगा, जो मैनेजर होगा, उसी के पास पूरा कंट्रोल होगा उस कंप्लीट डिवीजन का। जो उसके इंस्ट्रक्शंस होंगे, जो उसके डायरेक्शंस होंगे, जो गाइडलाइंस होगी, वही एम्प्लॉयज को फॉलो करनी होगी। तब काम सही समय पर कंप्लीट हो सकता है और सब कुछ डिसिप्लिन हो। He made all decision himself, सारे डिसीजंस वो खुद लेते हैं। Rarely consulted his subordinates and closely supervised every task। हर टास्क को मॉनिटर और सुपरवाइज भी करते हैं। समझिए, सबसे पहली बात तो यहां पर जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है राजीव साहब के बारे में, डिवीजन ए के जो हेड बनाए गए हैं, यहां से इंडिकेशन क्या मिल रहा है? इंडिकेशन मिल रहा है कि ये ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल से संबंधित है। इससे ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल से जुड़े हुए हैं। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल का मतलब क्या होता है कि यहां पर वन मैन शो वाला कॉन्सेप्ट है। एक बंदे के हाथ में सारी पावर है, वही सब कुछ कंट्रोल करेगा, वही डिसीजंस लेगा, वही डेडलाइन तय करेगा, वही रिजल्ट सेट करेगा। रिजल्ट क्या होता है? वर्क वॉज कंप्लीटेड ऑन टाइम। इससे क्या हो रहा है कि जो प्रोजेक्ट थे वो टाइमली फिनिश हो, टाइमली कंप्लीट हो। बट एम्प्लॉइज फेल्ट स्ट्रेस्ड, अंडरवैल्यूड एंड टर्नओवर इंक्रीज्ड। कंपनी का टर्नओवर इंक्रीज हो रहा है लेकिन कंपनी के जो एम्प्लॉइज हैं वो डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, स्ट्रेस फील कर रहे हैं। समझिएगा, तो ये डिवीजन ए में जो लीडर है मिस्टर राजीव है और इनकी लीडरशिप स्टाइल कैसी है? ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। अब इन बातों को ध्यान में रखते आगे बढ़ते हैं।
डिवीजन बी में नेहा जी को यहां पर जिम्मेदारी दी गई है। नेहा एनकरेज पार्टिसिपेशन, किस पर फोकस कर रही है? पार्टिसिपेशन पर। हेल्ड रेगुलर मीटिंग्स एंड वैल्यूड टीम इनपुट बिफोर मेकिंग डिसीजंस। किसी भी डिसीजंस को लेने से पहले, किसी भी डिसीजन को लेने से पहले इस सबऑर्डिनेट जो एम्प्लॉइज हैं, जो टीम मेंबर्स हैं, उनके विचारों, उनके रिव्यूज को ले रही हूँ, फिर उस पर आधारित डिसीजंस ले रही हूँ। He believe that involvement creates commitment। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये डेमोक्रेटिक, इसे किसको रिप्रेजेंट कर रही है? डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल को। डेमोक्रेटिक या फिर पार्टिसिपेटिव जो लीडरशिप स्टाइल होती है उसको रिप्रेजेंट कर रही है। रिजल्ट क्या हो रहा है इससे? टीम का जो मोरल है वो बढ़ रहा है, इनोवेशन इंक्रीज हो रहा है क्योंकि पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। तो डिसीजन समटाइम्स टुक लॉन्गर ड्यू टू डिस्कशंस। तो यहाँ पर जो रिजल्ट्स होते हैं या फिर जो डिसीजंस लेना होता है उसमें थोड़ा सा समय लग रहा है क्योंकि हम सबके रिव्यूज को ले रहे हैं। जब आप सबके रिव्यूज को लेंगे और फिर डिसीजंस लेंगे तो इट विल टेक टाइम। ठीक है, तो ये डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल है। तीसरा यहाँ पर डिवीजन सी है। मिस्टर अर्जुन जो है वो यहाँ पर जिम्मेदारी देख रहे हैं। अर्जुन गेव हिज एम्प्लॉइज फुल फ्रीडम। इनके द्वारा क्या दिया? फुल फ्रीडम दिया गया है अपने एम्प्लॉइज को प्लानिंग के लिए और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए। यहां पर फ्रीडम की बात कर रही है। जो भी एम्प्लॉइज हैं उनको एक फ्रीडम दी गई है कि आप ये जिम्मेदारी है, आप इस जिम्मेदारी को अपने लेवल पर कंप्लीट करिए, टास्क को फिनिश करिए। ये ओनली इंटरवेन व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी। जरूरत पड़ने पर ही इंटरवीन कर रहे हैं, हर चीज के लिए ये एक तरह से इंस्ट्रक्शंस नहीं दे रहे हैं। और जो भी टीम वर्क है, जो भी टीम है, जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं, वो हर छोटी चीज के लिए परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इससे क्या होता है कि पहली चीज तो अर्जुन जी के द्वारा अपनी टीम को इतनी आजादी इसलिए दी गई है क्योंकि उन्हें पता है, अर्जुन जी के द्वारा इतना फ्रीडम इसलिए दिया गया है क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी टीम जो है, उनके जो एम्प्लॉइज हैं, दे आर वेल एजुकेटेड, वेल स्किल्ड, they are well skilled, well experienced and have expertise in this field। इस आधार पर इससे क्या है कि पहली चीज तो स्किल्ड एम्प्लॉइज हैं बट लेस एक्सपीरियंस स्टाफ बिकम कंफ्यूज्ड एंड अनप्रोडक्टिव ड्यू टू लैक ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, ये इश्यूज आ सकते हैं। यहां पर जिस टाइप की लीडरशिप की बात कर रहे हैं वो डेलीगेटिव लीडरशिप स्टाइल है। इसे आप लैस फेरे लीडरशिप स्टाइल भी बोलते हैं। तो पहली वाली ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल है, सेकंड वन इज द डेमोक्रेटिक एंड द थर्ड वन इज द लेस फेरे लीडरशिप स्टाइल। ठीक है, अब यहां पर पहला सवाल आपके सामने है, विच लीडरशिप स्टाइल वाज मोस्ट सुटेबल फॉर डिवीजन ए ड्यूरिंग द क्राइसिस बट नॉट फॉर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय रिटेंशन। अब यहां पर सवाल पूछा जा रहा है कि डिवीजन ए के लिए किस टाइप की लीडरशिप स्टाइल यहां पर सुटेबल है ड्यूरिंग क्राइसिस सिचुएशन में। अब क्राइसिस सिचुएशन का मतलब है कि जो भी हमारे पास प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं हमें उसे विद इन टाइम फ्रेम खत्म करना। ठीक है, इस नजरिए से क्राइसिस सिचुएशन में ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल अच्छी होती है क्योंकि इससे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अपनी डेडलाइन पर खत्म हो रहे हैं। लेकिन इससे दिक्कत क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए अगर ये इंप्लीमेंट किया जाएगा तो इससे एम्प्लॉइज डिमोटिवेट होंगे, स्ट्रेस्ड होंगे और इनोवेशन की कमी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो जब भी हम लीडरशिप या ऑटोक्रेटिक लीडरशिप की बात करते हैं तो यहां पर ये वन मैन शो वाला कॉन्सेप्ट ऐसा होता है, वन मैन शो वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और ये लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं होगा, ये केवल क्राइसिस सिचुएशन में ही आपको यूजफुल देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, यहां पर बात की जा रही है, विच लीडर्स अप्रोच कैन बी लिंक्ड टू हायर इनोवेशन बट स्लोअर डिसीजन मेकिंग। तो वो कौन सी लीडरशिप स्टाइल है जहां पर जो कि एक तरह से संबंधित है हायर इनोवेशन से, बट यहां पर जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी होती है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है क्योंकि हमें सभी टीम मेंबर्स के रिव्यूज लेने होते हैं और उनके इनपुट के आधार पर हम डिसीजन लेते हैं। तो इस प्रकार की लीडरशिप स्टाइल की जब बात करते हैं तो यहां पर नेहा जो है डिवीजन बी को हैंडल कर रही है। किसको हैंडल कर रही है? डिवीजन बी को हैंडल कर रही है और
ये डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल लीडर, डेमोक्रेटिक जो स्टाइल है उससे संबंधित लीडर, ठीक है, मैनेजर। तो डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में क्या होता है कि हम सभी एम्प्लॉइज को, सभी के विचारों को, एक तरह से रिव्यूज को लेते हैं, उनके इनपुट्स को लेते हैं, उनका पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है, उसके आधार पर डिसीजन लेते हैं। तो इसमें जो डिसीजन प्रोसेस होता है, डिसीजन टेकिंग प्रोसेस होता है, वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, तीसरा सवाल, विच लीडरशिप स्टाइल फोकसेस ऑन एम्पावरिंग एम्प्लॉइज बाय ग्रांटिंग फ्रीडम ऑफ डिसीजन मेकिंग। वो कौन सा लीडरशिप स्टाइल है जहां पर मैनेजर के द्वारा या लीडर के द्वारा अपने एम्प्लॉइज, अपने टीम मेंबर्स को फ्रीडम दी जाती है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग की फ्रीडम तब दी जाएगी जब मैनेजर, जो लीडर है, उसे इस बात का पता है कि जो हमारे टीम मेंबर्स हैं, जो हमारे एम्प्लॉइज हैं, दे आर वेल एक्सपीरियंस्ड, हैव एक्सपर्टीज इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड, उनके पास स्किल है, उनके पास नॉलेज है। ये लीडरशिप स्टाइल अमूमन देखा जाए तो इसे हम लैज फेरे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैज फेरे। और इसे आप डेलीगेटिव लीडरशिप स्टाइल की कैटेगरी में भी रख सकते हैं। डेलीगेटिव लीडरशिप स्टाइल भी बोलते हैं, लीडरशिप स्टाइल का नाम भी देते हैं। अब जब हम इस स्टाइल की बात करते हैं तो ये स्टाइल कहां पर फ्रूटफुल है, कहां पर ये फायदेमंद है? जहां पर टीम मेंबर जो हैं, वहां पर टीम मेंबर या एम्प्लॉय जो हैं, ठीक है, दे आर नॉलेजेबल, उनके पास अच्छी नॉलेज है, नॉलेजेबल, दे आर एक्सपीरियंस्ड, उनके पास स्किल अच्छी है, ठीक है। तो ये सब चीजें अगर हैं, obvious सी बात है कि वहां पर हम इस लीडरशिप स्टाइल को एक तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इससे इनोवेशन भी बढ़ता है, इससे एक तरह से देखा जाए तो जो एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स हैं उनके अंदर फ्रीडम और डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी, इससे वो मोटिवेट होते हैं और कोऑर्डिनेशन भी इससे। अब चलते हैं लेकर आपको अगले सवाल की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा सवाल आपके सामने है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है? विच कॉम्बिनेशन, वो कौन सा कॉम्बिनेशन है और लीडरशिप स्टाइल का, would create a balanced approach in a dynamic business environment? क्योंकि आजकल के हम बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करें तो उसे हम डायनेमिक बिजनेस एनवायरनमेंट के तौर पर देखते हैं। और आजकल के इस एनवायरनमेंट में किस प्रकार के लीडरशिप स्टाइल को आप बेस्ट मान सकते हैं? कौन सा कॉम्बिनेशन जो है उसे आप बेस्ट मानते हैं? पहली चीज तो दिमाग में रख लीजिए, कोई भी लीडरशिप स्टाइल आइडियल नहीं। ये लीडरशिप स्टाइल सिचुएशनल होता है। किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में एक लीडरशिप स्टाइल अच्छा है, किसी सिचुएशन में दूसरा लीडरशिप स्टाइल अच्छा है। तो कोई भी लीडरशिप स्टाइल आइडियल नहीं है। हाँ, हम कॉम्बिनेशन ऑफ लीडरशिप स्टाइल को एक बैलेंस्ड स्टाइल बोल सकते हैं। तो आजकल के डायनेमिक सिचुएशन को देखते हुए हम देखें अगर, तो केवल ऑटोक्रेटिक तो बिल्कुल भी सही नहीं है। एक्चुअली ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल जो होता है ये किसी स्पेशल फील्ड के नजरिए से हो सकता है, जैसे आर्मी रूल की बात करें, मिलिट्री सिस्टम की बात करें, वहां पर चीजें सही है। तो हम डेमोक्रेटिक और लैस फेरे को बैलेंस्ड वे में ऑप्ट कर सकते हैं आजकल के बिजनेस एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए। तो डेमोक्रेटिक और लैस फेरे, ये दोनों कॉम्बिनेशन जो है ये बैलेंस पाना। अब एक बार आपके सामने यहाँ पर लीडरशिप स्टाइल को एक बार रिकॉल करा दें। जो लीडरशिप स्टाइल है आपके सामने देखिए, यहाँ पर 5 लीडरशिप स्टाइल हैं, उनके बारे में जानकारी दी जा रही है। ऑटोक्रेटिक को हम ऑथोरिटेटिव भी बोलते हैं। अब देखिए इनके जो उपनाम है ना, इनको सिनोनिम्स जो है, सिनोनिम्स, वो भी आपको याद रहने जरूरी है। इसको हम ऑथोरिटेटिव लीडरशिप स्टाइल भी बोलते हैं, ऑथोरिटेटिव, ठीक है। डेमोक्रेटिक को हम पार्टिसिपेटिव बोलते हैं, पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। लेस पेरे को हम डेलीगेटिव लीडरशिप, ट्रांसफॉर्मेशनल, ये एक ऐसी लीडरशिप स्टाइल होती है जहां पर जो लीडर होता है वो अपने विजन को क्लियर करता है, अपने एम्प्लॉइज, अपने फॉलोअर्स को, उनको मोटिवेट करता है
और मोटिवेशन और प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू उन्हें किसी गोल, ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए एक तरह से प्रेरित करता है। ट्रांजैक्शन जो कि रिवॉर्ड्स, बोनस, अवार्ड पर बेस्ड होता है लीडरशिप स्टाइल। ठीक है, इनके बारे में आपको जानकारी होनी जरूरी है। तो ये जो लीडरशिप स्टाइल है इनके बारे में ही ये आज का केस स्टडी था। कल से हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम आपके लिए 2 केस स्टडी लाएं, जैसे कि इसके माध्यम से आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी क्लियर होते रहें और साथ साथ में आपकी केस स्टडी की प्रैक्टिस भी होती है। देखिए केस स्टडी में क्या है, केस स्टडी में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है जब आप केस स्टडी को अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं तो आपको लगता है बहुत लेंदी है, लेकिन अगर आपने उस कॉन्सेप्ट को पढ़ा हुआ है तो आपके लिए वो केस स्टडी पढ़ने में आपको 2 मिनट लगेंगे और उसमें जो 5 क्वेश्चन होंगे उन्हें आंसर करने में मुश्किल से 1 मिनट लगेगा। तो 3-4 मिनट के अंदर आपको अच्छे से आसानी से 5-6 नंबर मिल सकते हैं। केस स्टडीज में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा दिए, तो आपके लिए जरूरी है कि केस स्टडीज को आप अभी से ही थोड़ा प्रैक्टिस में लाएं, एग्जाम में जाकर आपको कंफ्यूजन ना हो या फिर उस पर्टिकुलर केस स्टडी को ऑप्ट करने में आपको दिक्कत। ठीक है, आज की केस स्टडी जो है वो बेस्ड है टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट। टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट पर आधारित आज की केस स्टडी। सबसे पहली शुरुआत कर रहे हैं। केस स्टडी का मतलब है कि आपको पहले अपना समय देना पड़ेगा उस स्टोरी को पढ़ने में, फिर उसी के आधार पर आपसे सवाल पूछ ले। कई बार ऐसा होता है कि आप एग्जाम में केस स्टडी की संख्या 10-12 के करीब पहुंच जाए। जब 10-12 केस स्टडीज होंगी तो आप परेशान हो, बट अगर आपने प्रैक्टिस पहले से कर रखी है केस स्टडीज की तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी, सरल हो जाएगी। केस स्टडी आमतौर पर कुछ इस तरह से होता है कि कंटेंट आपको काफी दिया जाता है, आप अगर उस पर्टिकुलर टॉपिक और उससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट को पहले से पढ़ चुके हैं तो आपके लिए वो केस स्टडी टफ नहीं है। एट द एंड जो सवाल पूछे जाते हैं वो आसान होते हैं, वो टफ नहीं होते। हम आज के दिन आपके लिए टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट बेस्ड एक केस स्टडी लाए हैं। इस केस स्टडी की शुरुआत करते हैं। तो एक कंपनी है, इसका नाम है नोवा फिन सर्विसेज लिमिटेड, मिड साइज्ड फिनेंशियल कंसल्टिंग, मिड साइज्ड फिनेंशियल कंसल्टेंसी कंपनी है और ये प्लान कर रही है अपनी वेल्थ मैनेजमेंट डिवीजन को एक्सपैंड करना। वेल्थ मैनेजमेंट डिवीजन एक्सपैंड करना है, हम एक नया डिवीजन अगर लाना चाहते हैं अपने ऑपरेशंस में तो ऑब्वियस सी बात है हमें नए लोगों को रिक्रूट करना होगा। किसी भी नए डिवीजन को रिक्रूट करने का मतलब है कि वहां पर हायर लेवल अथॉरिटीज, हायर लेवल मैनेजर्स को रखना है, मिड लेवल मैनेजमेंट और फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट पर भी लोगों को हायर करना पड़ता है। तो जब हम वेल्थ मैनेजमेंट डिवीजन को तैयार करने जा रहे हैं 5 बड़े मेट्रो सिटीज में, तो एचआर टीम जो है was tasked with filling 25 senior relationship manager positions within 2 months। 2 महीने के भीतर 25 सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर को हायर करना है। इनिशियली द एचआर हेड मिस कविता डिसाइडेड टू पार्टनर विद प्राइम हायर कंसल्टेंट्स। तो जो एचआर है उन्होंने क्या सोचा कि भाई हम एक काम करते हैं, एक कंसल्टेंट कंपनी है उसको हायर कर लेते हैं, उसके साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं। ये एक प्रकार की रिक्रूटमेंट एजेंसी है वर्किंग ऑन अ रिटेन्ड मॉडल। अब देखिए यहाँ पर एक हिंट दी गई है, यहाँ पर किस तरह की कंसल्टेंट कंपनी है, ये रिटेन्ड मॉडल पर काम करती है। ये रिटेन्ड मॉडल पर काम करती है। तो सबसे पहले आपको रिटेन्ड रिक्रूटमेंट क्या होती है इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। देखिए रिटेन्ड रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कंपनी एक ऐसी रिक्रूटिंग एजेंसी को हायर कर रही है जिसको स्पेशली एक्सक्लूसिवली हायर किया जा रहा है सीनियर मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोगों को हायर करना। मतलब जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो हाई लेवल पर मैनेजर्स हैं, उनको हायर करने के लिए इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट एजेंसी को हायर किया गया है और इसके लिए कंपनी उस रिक्रूटमेंट एजेंसी को एक अपफ्रंट फी भी पे करती है, जिसे बोलते हैं रिटेन रिक्रूटिंग। अंडर दिस एग्रीमेंट नोवाफिन पेड 1/3 ऑफ द रिक्रूटमेंट फी अपफ्रंट। देखिए अपफ्रंट फी पे की गई। अपफ्रंट फी का मतलब एडवांस पेमेंट। ensuring the agency dedicated team worked exclusively on the mandate। आमतौर पर यहां पर जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो एक्सक्लूसिव प्रोसेस होता है। ठीक है, अब
हाउएवर आफ्टर अ मंथ, एक महीने के बाद, प्रोग्रेस वाज स्लोअर देन एक्सपेक्टेड। ये देखा जाता है कि जो प्रोग्रेस है, जो हमने हायर किया था कंपनी को, रिक्रूटमेंट एजेंसी को, यहाँ पर चीजें स्लो है। टू स्पीड अप द प्रोसेस, कविता ऑल्सो एंगेज अनदर एजेंसी। कविता जो कि एचआर है, इनके द्वारा एक दूसरी एजेंसी को हायर किया जाता है, टैलेंट एज सर्च नाम है, बट ऑन अ कंटीजेंसी बेसिस। अब देखिए कौन सा बेसिस है, कंटीजेंसी बेसिस। कंटीजेंसी बेसिस ये भी एक प्रकार की रिक्रूटिंग प्रोसेस होता है। तो ये जो कंपनी है टैलेंट एज, ये किस किस मॉडल पर काम करती है, ये कंटीजेंसी मॉडल पर काम करती है। इस प्रकार का मॉडल, ये भी एक प्रकार का रिक्रूटमेंट एजेंसी होती है, बट यहाँ पर कंपनी के द्वारा इस एजेंसी को कोई भी अपफ्रंट फी नहीं पे की जाती। ठीक है, और ये कंपनी ऐसा नहीं केवल इसी कंपनी के लिए काम कर रही है, ये कंपनी कई कंपनी के लिए काम कर सकती है, और कंपनी के द्वारा कई प्रकार की इस प्रकार की एजेंसीज को हायर किया जा सकता है। मीनिंग दे हैड पेड ओनली इफ अ कैंडिडेट वाज सक्सेसफुली हायर्ड। जब इस रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा कैंडिडेट को हायर कर लिया जाएगा सफलतापूर्वक, तब कंपनी इस कंपनी को पे करेगी। एट द सेम टाइम फॉर द जूनियर सपोर्ट स्टाफ रोल्स, नो ऑफ हिज इंटरनल एचआर टीम हैंडल रिक्रूटमेंट डायरेक्टली। इंटरनल जॉब प्रोसेस के थ्रू हायरिंग प्रोसेस किया जा रहा है यहाँ पर एचआर टीम के द्वारा, जॉब पोर्टल्स और एम्प्लॉय रेफरेंस के माध्यम से। बाय द एंड ऑफ द साइकिल, प्राइम हायर क्लोज्ड 10 senior management roles. Talent Edge filled 7 positions, and the remaining 8 junior roles were filled by the in-house HR team. तो यहाँ पर इस केस स्टडी में आपने 3 प्रकार की रिक्रूटिंग के बारे में जाना। तो फर्स्ट वन इज द रिटेन रिक्रूटमेंट, द सेकंड वन इज द कंटीजेंसी, द थर्ड वन इज द इन हाउस। और आप बोल सकते हैं कि एक ऐसा अरेंजमेंट जहां कंपनी के अंदर किसी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में हायरिंग की जा रही है, या फिर रेफरल्स और जॉब पोर्टल्स के माध्यम से हायरिंग की जाए। अब इस पर बेस आपके सामने सवाल है, क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजी मिक्स यूज्ड बाय नोवा फिन सर्विस। अब समझिए यहां पर वो कौन सा स्टेटमेंट है जो कि रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजी मिक्स के बारे में सही जानकारी दे रहा है। तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि यहां पर रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजी मिक्स का मतलब क्या है। किसी एक कंपनी के द्वारा किसी एक ही मॉडल का इस्तेमाल ना करके मल्टीपल मॉडल का इस्तेमाल किया जा रहा है अपने किसी एक स्पेशल डिवीजन को, उस पर्टिकुलर डिवीजन में रिक्रूटमेंट। तो यहां पर देखा आपने, नोवा फिन ने रिटेन मॉडल का भी इस्तेमाल किया है प्राइम हायर के साथ, कंटीजेंसी मॉडल का इस्तेमाल कर रहा है वो टैलेंट एज के साथ, और फिर साथ साथ में अपनी इंटरनल एचआर टीम को भी जिम्मेदारी दे रहा है लोगों को हायर करने। तो नोवा फिन रिलायड सोलली ऑन कंटीजेंसी। देखिए केवल कंटीजेंसी पे नोवा जो फिन है वो रिलाई नहीं कर रहा, तो पहला ऑप्शन गलत है। नोवा फिन यूज्ड अ हाइब्रिड रिक्रूटमेंट मॉडल कंबाइनिंग रिटेन्ड, कंटीजेंसी एंड इन हाउस रिक्रूटमेंट। बी ऑप्शन यहां पर सही है, क्योंकि इंडिकेट कर रहा है इस कॉन्सेप्ट को जिसे हम बोलते हैं रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजी मिक्स। इसके बारे में सही जानकारी दे रहा है। अब एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। नोवा फिन के द्वारा रिटेन रिक्रूटमेंट प्राइम हायर को हायर किया गया। जो प्राइम हायर कंपनी है रिटेन मॉडल पर काम करती है, और एक्सक्लूसिवली जिम्मेदारी दी गई है सीनियर रोल्स के लिए लोगों को हायर करने की। कंटीजेंसी रिक्रूटमेंट की बात करें तो टैलेंट एज इस मॉडल पर काम करती है, और इसका काम क्या है, अपफ्रंट, बिना किसी अपफ्रंट कॉस्ट के कंपनी की रिक्वायरमेंट को पूरा करना, इन हाउस रिक्रूटमेंट और जूनियर रोल्स। तो यहाँ पर ये तीनों ही बातें देखने को मिल रही हैं, और इसे हम रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजी मिक्स या लेवरेजिंग का नाम देते हैं। ठीक है, अगला सवाल बहुत ही अच्छा है, सेकंड क्वेश्चन आपके लिए। इन द कंटेक्स्ट ऑफ नोवा फिन सर्विसेज लिमिटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस रिटेन्ड रिक्रूटमेंट। तो अगर हम बात करें नोवा फिन सर्विसेज लिमिटेड के हिसाब से रिटेन्ड रिक्रूटमेंट को, वो कौन सा ऑप्शन है जो बेस्ट वे में डिफाइन करता है। रिटेन्ड रिक्रूटमेंट के बारे में मैं आपको जानकारी दे चुका हूं, एक प्रकार का ऐसा रिक्रूटमेंट प्रोसेस जहां पर कंपनी के द्वारा रिटेन्ड रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर एक कंपनी अपनी हायर ऑफिशियल्स, हायर सीनियर मैनेजर्स या फिर एग्जीक्यूटिव लेवल पर लोगों को हायर करने के लिए एक रिक्रूटमेंट एजेंसी को हायर करती है,
और उसको इसके बदले में अपफ्रंट फी पे करती है। अपफ्रंट फी का मतलब एडवांस पेमेंट। ये इसलिए किया जाता है कि कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है वो एक्सक्लूसिवली इस हायर पोस्ट को फिल करने से संबंधित है, तो जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो भी इस पर थोड़ा सा सीरियसली काम करेगी। अब आमतौर पर रिटेन रिक्रूटमेंट सीनियर लेवल पर हायरिंग के लिए किया जाता है। इस पर सीनियर लेवल पर हायरिंग के लिए किया जाता है। ये बेसिक बातें आपको पता चल गई हैं, इसके आधार पर आपके लिए आंसर देना बहुत आसान हो जाएगा। A recruitment arrangement where the agency is paid only after a successful candidate, paid only after a successful candidate joins the agency। यहां पर जो बात की जा रही है ये किसकी बात की जा रही है? ये कंटिजेंसी रिक्रूटमेंट की बात। A recruitment model where the organization pays, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक अपफ्रंट फी पे की जा रही है रिक्रूटमेंट एजेंसी को, that works exclusively on specific positions until they are filled। तो बी ऑप्शन यहां पर एकदम परफेक्टली सही जानकारी देगा। तो बी ऑप्शन यहां पर सही जानकारी आपको प्रोवाइड कर। एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। रिटेन रिक्रूटमेंट क्या होता है? रिटेन रिक्रूटमेंट इन्वॉल्व्स एन एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप between an organization and recruitment agency for a specific role, typically senior or specialized ones। यानी कि एग्जीक्यूटिव लेवल पर हायरिंग के लिए, सीनियर लेवल पर हायरिंग के लिए रिटेन रिक्रूटमेंट पोजीशन या फिर रिटेन रिक्रूटमेंट किया जाता है। ठीक है, इसके लिए कंपनी के द्वारा अमूमन आमतौर पर देखा जाए एक अपफ्रंट फी की जाती पे की जाती है। कंपनी पेज अ पार्ट ऑफ द फी इन एडवांस रिटेनर फी ensuring dedicated focus from the agency। अगला सवाल आपके सामने आपसे पूछा जा रहा है यहां पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्टली डिस्टिंग्विश कर रहा है रिटेन्ड रिक्रूटिंग और कंटिजेंसी रिक्रूटमेंट अप्रोचेस के बाद। तो रिटेन्ड रिक्रूटमेंट और कंटिजेंसी रिक्रूटमेंट अप्रोचेस के बीच का जो की डिफरेंसेस उनके बारे में जानकारी कौन से स्टेटमेंट में दिया है? इस स्टेटमेंट में जानकारी दी जाए। आंसर in retained recruitment payment is made only after the candidate joins। जबकि ऐसा नहीं होता है। रिटेन रिक्रूटमेंट में हमेशा एक अपफ्रंट फी पे की जाती है और ये एक्सक्लूसिव हायरिंग प्रोसेस से संबंधित है, हायर लेवल और सीनियर लेवल पर लोगों को हायर करने से संबंधित। ये ऑप्शन सही नहीं है। रिटेन रिक्रूटमेंट इन्वॉल्व्स मल्टीपल एजेंसीज कंपीटिंग टू फिल द सेम पोजीशंस। ऐसा नहीं होता, ये कंटीजेंसी से संबंधित है, रिटेन से संबंधित नहीं है। सी ऑप्शन रिटेन रिक्रूटमेंट गारंटीज एक्सक्लूसिव एंगेजमेंट एंड अपफ्रंट पेमेंट्स while contingency recruitment involves payment only on successful placement and may include multiple competing agencies। सी ऑप्शन में सारी बातें यहां पर सही जानकारी के तौर पर दी गई। तो साथियों आपके एग्जाम में इस प्रकार के केस स्टडीज पूछे जा सकते हैं, इन पर बेस्ड एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। तो यहां पर आप केवल केस स्टडी नहीं, उससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर पाए। रिटेन रिक्रूटमेंट क्या है, उसके की फीचर्स क्या है, इसको समझ लो। रिटेन रिक्रूटमेंट ऑल्सो कॉल्ड एग्जीक्यूटिव सर्च और हेड हंटिंग। देखिए यहां पर आप किसी डिपार्टमेंट, किसी कंपनी से जुड़े हुए हायर लेवल या सीनियर लेवल जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनकी हायरिंग से जुड़े हुए सर्च की बात करें। ये रिक्रूटमेंट आमतौर पर कंपनीज के द्वारा हायर मैनेजमेंट अथॉरिटीज, सीनियर मैनेजर्स के लिए किया जाता है। और इस प्रकार की हंटिंग में, इस प्रकार के सर्च में अमूमन ऑर्गेनाइजेशन जो भी रिक्रूटमेंट एजेंसी है उसे एक अपफ्रंट फी पे करती है, जैसे कि वो रिक्रूटमेंट एजेंसी एक्सक्लूसिवली इस सर्च पे ऑपरेट करे। ठीक है, तो इसलिए यहां पर लिखा हुआ है कि रिटेन रिक्रूटमेंट also called executive search or headhunting is a specialized recruitment model where a company hires a recruitment firm exclusively to fill a senior strategic or hard to fill positions। The recruiter works closely with the client until the position is successfully filled।
इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स आपके सामने दिए गए हैं। एक्सक्लूसिव एंगेजमेंट का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए वो रिक्रूटिंग एजेंसी जो है एक्सक्लूसिवली इन्वॉल्व होती है और इसके लिए उसे अपफ्रंट फी पे की जाती है। द क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन रिटेन्स वन रिक्रूटमेंट एजेंसी एक्सक्लूसिवली फॉर द सर्च। नो अदर एजेंसी वर्क ऑन द सेम रोल साइमल्टेनियसली। लेकिन जब हम कंटीजेंसी रिक्रूटमेंट की बातें करते हैं तो कंटीजेंसी में मल्टीपल एजेंसीज एक ही काम के लिए हायर की जा सकती है। सेकंड, अपफ्रंट फी स्ट्रक्चर क्या होता है? आमतौर पर एक तिहाई 1/3 पेमेंट की जाती है और रिटेनर फी यूजुअली 1/3 ऑफ द टोटल फी इज पेड इन एडवांस इवन बिफोर कैंडिडेट्स आर प्रेजेंटेड। द रेस्ट ऑफ द फी इज पेड इन स्टेजेस। फोकस ऑन सीनियर एंड क्रिटिकल रोल्स। आमतौर पर रिटेन रिक्रूटमेंट जो होती है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सीनियर ऑफिशियल, सीनियर अथॉरिटी, हायर लेवल पर मैनेजमेंट हायरिंग प्रोसेस से संबंधित होती है। तो ये सारी बातें आपके एग्जाम के नजरिए से बहुत जरूरी है। एग्जाम में अगर मॉड्यूल ए से संबंधित क्वेश्चंस बनते हैं तो देखिए यहाँ पर केस स्टडी है, तो ये केस स्टडी मोटिवेशन थ्योरी से संबंधित है। मोटिवेशन जो कि डायरेक्टिंग फंक्शन होता है, फोर्थ फंक्शन होता है मैनेजमेंट प्रोसेस का, उसका एक एलिमेंट। और एग्जाम में लीडरशिप और मोटिवेशन से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पर एक कंपनी के बारे में जानकारी दी गई है, ब्राइट टेक सॉल्यूशन, मिड साइज आईटी फर्म है, नोटिस्ड अ डिक्लाइन इन एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। तो एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी में एक तरह से ग्राफ नीचे की तरफ गया है इस कंपनी में। कहने का मतलब है कि जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनके जो आउटपुट आ रहे हैं, जो वो एक तरह से कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, डिग्रेड हुआ। एंड एन इंक्रीज इन एब्सेंटिज्म। एम्प्लॉइज एब्सेंटिज्म रजिस्टर्ड कर रहे हैं, मतलब उनकी कंसिस्टेंसी नहीं देखने को मिल रही है। द एचआर हेड मिस रेनू decided to apply motivation theories to understand and address the issue। मिस रेनू के द्वारा इस मुद्दे पर मोटिवेशन थ्योरीज को इंप्लीमेंट करने का सोचा गया है और उसी से संबंधित यहाँ पर जानकारी दी गई। ड्यूरिंग हर एनालिसिस, मिस रेनू की जो एनालिसिस है उसके आधार पर यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई है। शी फाउंड दैट मेनी एम्प्लॉइज वर डिससेटिस्फाइड विद द सैलरी। देखिए बहुत बड़ा फैक्टर है कि अगर आप कहीं पर काम कर रहे हैं और सैलरी से सेटिस्फाइड नहीं है तो आपके काम में वो चीज देखने को मिल जाती है। He found that many employees were dissatisfied with salary and benefits। तो कंपनी के द्वारा जो बेनिफिट या सैलरी दी जा रही है एम्प्लॉय से सेटिस्फाइड नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है उनके काम में वो चीज देखने को मिल जाती है। Some employees lacked recognition and growth opportunities। तो बहुत सारे एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिनको अच्छा काम करने के बावजूद रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है, उनको ग्रोथ नहीं मिल रही है ऑर्गेनाइजेशन में, इस कारण से वो दुखी है, दर्द है उनके अंदर। यंगर एम्प्लॉयज जो हैं, जो नए एम्प्लॉयज हैं, पर मोर इंटरेस्टेड इन फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स। मतलब वो अपने हिसाब से ऑफिस आए, 8 घंटे का समय दें कंपनी को डेडिकेटेड और फिर वापस जाएं। तो फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर और स्किल डेवलपमेंट वो चाहते हैं। फ्यू हायर या हाई परफॉर्मिंग टीम लीडर्स, कहने का मतलब जो पुराने एम्प्लॉइज हैं, जो टीम लीडर्स हैं, उनको जरूरत होती है ऑटोनोमी। तो यहां पर वो फील क्या कर रहे हैं, फील कर रहे हैं लैक ऑफ ऑटोनोमी एंड इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन मेकिंग एज देयर मेन कंसर्न। तो हर कैटेगरी के एम्प्लॉयज की अपनी अलग अलग दिक्कतें हैं और उन दिक्कतों को फेस करते हुए एम्प्लॉयज प्रोडक्टिविटी जो है वो रिड्यूस हो रही है। और ये मिस रेनू जो कि एचआर है उनके द्वारा अपनी एनालिसिस में इन सारी बातों को देखा गया। अब इन सब चीजों को एनालाइज करने के बाद तो इन इश्यूज को एड्रेस किया उन्होंने और मिस रेनू इंप्लीमेंटेड मल्टीपल स्ट्रेटजीज, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज उन्होंने इंप्लीमेंट। उन्हीं में से कुछ बातें यहां पर दी गई हैं। इंट्रोड्यूस्ड अ परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव प्लान। अब देखिए इनके द्वारा पहला बदलाव किया गया है कि भाई परफॉर्मेंस के आधार पर इंसेंटिव प्लान इंट्रोड्यूस किया गया। जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उन्हें इंसेंटिव मिलेगा, इससे क्या उनसे मोटिवेशन या मोटिवेट होगा वो एम्प्लॉय और एक तरह से बूस्ट होगा उसका मोरल। दूसरी बात यहां पर लॉन्च्ड अ एम्प्लॉय ऑफ द मंथ अवार्ड स्कीम। अब देखिए यहां पर एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, इससे क्या होता है, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ अवार्ड स्कीम के तहत जो अच्छा परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहा है उसे रिकॉग्निशन मिलेगा। क्या मिलेगा, उसे रिकॉग्निशन मिलेगा। इंसेंटिव से क्या मिल रहा है, एक तरह से बोनस के तौर पर समझ सकते हैं आप इसे रिवॉर्ड समझ सकते हैं। ठीक है। क्रिएटेड पर्सनलाइज्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, कहने का मतलब है यहां पर
स्किल से संबंधित, स्किल डेवलपमेंट से जुड़े हुए प्रोग्राम्स को शुरू किया जा रहा है, खासकर नए एम्प्लॉइज के लिए। गिव टीम्स मोर फ्रीडम टू प्लान देयर प्रोजेक्ट। तो यहां पर बोला गया है कि भाई जो टीम है उनको फ्रीडम, ऑटोनॉमी दी जा रही है, जैसे कि वो अपने प्रोजेक्ट्स को बेहतर तरीके से प्लान कर सकें। तो ये बहुत सारे एक तरह से बदलाव किए गए हैं उनके द्वारा, मिसलेनियस के द्वारा, जो कि एचआर है। अब इनके आधार पर आपको कुछ सवालों के जवाब देने, ठीक है, इसके आधार पर आपको कुछ सवालों के जवाब देने हैं। पहला सवाल आपके सामने है, विच थ्योरी बेस्ट एक्सप्लेन्स द डिसैटिस्फैक्शन ड्यू टू सैलरी एंड बेनिफिट्स। समझिए, यहां पर पहला सवाल आपके सामने है, सैलरी और बेनिफिट के कारण डिसैटिस्फैक्शन क्रिएट होता है, और इसके बारे में जानकारी कौन सी थ्योरी में दिया गया। मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, हेज़बर्ग टू फैक्टर थ्योरी, मैकलेंड थ्योरी ऑफ नीड्स, ब्लूम्स एक्सपेक्टेंसी। अब ये डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज हैं साथियों, जो कि मोटिवेशन थ्योरीज के अंतर्गत आती हैं। एग्जाम में इन पर बेस्ड अलग से क्वेश्चंस भी मिलते हैं और आपके लिए केस स्टडीज भी दी जा सकती है। अब्राहम मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड की जब बात करें तो ये सही जवाब नहीं है, क्योंकि यहां पर नीड के आधार पर एक नीड पिरामिड तैयार किया गया है, और वहां पर ह्यूमन नीड्स के और ह्यूमन बिहेवियर के बारे में जानकारी दी। जब हम फ्रेडरिक हेज़बर्ग टू फैक्टर थ्योरी की बात करते हैं, इस थ्योरी के अंतर्गत मोटिवेशन और हाइजीन के बारे में जानकारी दी गई। तो इन्होंने क्या दिया, इन्होंने मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी दी, मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी दी गई, ठीक है। और इन्होंने बताया कि वो फैक्टर्स जो आपको मोटिवेट कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको रिकग्निशन मिल रही है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपको रिकग्निशन मिल रही है, आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल रही है, तो वो मोटिवेट करते हैं किसी भी वर्क प्लेस को। सैलरी से आप खुश नहीं है, बेनिफिट से आप खुश नहीं है, पर्क से आप खुश नहीं है, तो आपको क्या करते हैं, वो डिमोटिवेट कर सकते हैं। तो ये मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी जो है, इसमें इसके बारे में जानकारी दी गई, ठीक है। मोटिवेशन फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जैसे कि आपको नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जा रही हैं, नए चैलेंजेस दिए जा रहे हैं, आपको रिकग्निशन मिल रहा है, आपको अप्रिशिएशन मिल रहा है, तो दीज आर द फैक्टर्स हु मोटिवेट अ पर्सन इन देयर वर्क प्लेस। हाइजीन फैक्टर्स जैसे कि सैलरी, पर्क्स, बेनिफिट्स, सैलरी टाइम पर नहीं आ रही है, पर्क्स अच्छे नहीं है, बेनिफिट अच्छे नहीं है, तो ये भी आपको डिमोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। पहला सवाल यहां पर बी ऑप्शन सही है। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, और ये सेकंड क्वेश्चन क्या है, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एम्प्लॉय ऑफ द मंथ अलाइंस विद विच मोटिवेशनल फैक्टर। तो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ जो है, ये किस मोटिवेशन फैक्टर से अलाइन कर रहा है। अचीवमेंट नीड, मैकलेंड थ्योरी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मैस्लो, रिकग्निशन हेज़बर्ग, इक्विटी एडम्स, ठीक है। देखिए, जब हम एम्प्लॉय ऑफ द मंथ की बात करते हैं तो ये आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये आपको एक प्रकार का रिकग्निशन देता है। क्या दे रहा है, रिकग्निशन। आपको एक तरह से देखा जाए तो एप्रिशिएशन मिल रही है, क्या मिल रही है, एप्रिशिएशन मिल रही है। और ये कहां पर बताया गया है, ये रिकग्निशन फ्रेडरिक हेज़बर्ग, फ्रेडरिक मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी में इसके बारे में जानकारी दी गई। मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी में इसके बारे में जानकारी दी गई, ठीक है साथियों। तीसरे सवाल पे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन। तीसरा सवाल आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग मैस्लोज नीड इज बीइंग एड्रेस्ड थ्रू द फ्लेक्सिबल वर्किंग एंड स्किल डेवलपमेंट। तो फ्लेक्सिबल वर्किंग एंड स्किल डेवलपमेंट जो है, ये किस नीड के अंतर्गत आता है। देखिए, हम जब बात करते हैं सेफ्टी नीड, तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इसके अंतर्गत ये नहीं आएगा। सोशल नीड्स हो सकता है। एस्टीम नीड की जब बात करते हैं तो यहां पर रिकग्निशन, अप्रिशिएशन, अथॉरिटी, इन सब की बात की जाती है, तो ये भी सही। अब देखिए, यहां पर दोनों बातें लिखी गई हैं, यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी भी दी गई है और स्किल डेवलपमेंट भी दिया, तो ये आंसर होना चाहिए सोशल नीड।
क्योंकि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जब बात करते हैं तो हम ऑटोनॉमी की बात करते हैं, हम सेल्फ फुलफिलमेंट की बात, सेल्फ फुलफिलमेंट की बात करते हैं, सेल्फ फुलफिलमेंट एंड ऑटोनॉमी। तो आंसर क्या होना चाहिए? सोशल नीड आपका सही जवाब होना चाहिए। देखिए, जब भी आप अब्राहम मैस्लो थ्योरी की बात करेंगे तो वहां पर ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करके 5 नीड लेवल तैयार किए गए हैं: फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी सिक्योरिटी, सोशल, एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इस ऑर्डर को आपको याद रखना जरूरी है, और इस ऑर्डर के साथ साथ में वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन लेवल से जुड़े हुए, इसे हम कस्टमर पिरामिड, नीड पिरामिड के आधार पर भी नाम से भी जानते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, फोर्थ क्वेश्चन। द डिसीजन टू गिव टीम्स ऑटोनॉमी इज मोस्ट क्लोजली अलाइंड विद विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज। तो यहां पर हम टीम को ऑटोनॉमी देने की बात करें। ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि डिसीजन लेने की छूट, एक तरह से डिसीजन आप ले सकें, अपने प्लान्स को आप तैयार कर सकें, अपने तरीके से काम कर सकें। इक्विटी थ्योरी, मैग्रेगर्स थ्योरी एक्स, मैग्रेगर्स थ्योरी वाई प्लस ईआरजी थ्योरी। अब समझिएगा, जब हम थ्योरी एक्स थ्योरी वाई की बात करते हैं तो ये जो दो बी एंड सी ऑप्शन है, ये किसके द्वारा दिया गया है? ये डगलस मैग्रेगर, डगलस मैग्रेगर, डगलस मैग्रेगर के आधार पर इन्होंने ह्यूमन बीइंग्स को एक तरह से दो कैटेगरी में बांटा, एक्स एंड वाई। एक्स के बारे में जानकारी दी कि दे डू नॉट लव टू वर्क, इनको काम करना पसंद नहीं है, ह्यूमन बीइंग को काम करना पसंद नहीं है जब तक क्लोज सुपरविजन ना। वाई में क्या बताया गया कि नहीं, दे लव टू वर्क, अगर उन्हें ऑटोनॉमी मिलती है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है, वर्किंग कल्चर अच्छा मिलता है, वर्किंग एथिक्स अच्छे हैं, तो दे लव टू वर्क। तो यहां पर देखिए बोला गया कि टीम्स ऑटोनॉमी जो है ये थ्योरी वाई को रिप्रेजेंट करती है। इसको थ्योरी वाई, यानी कि आंसर क्या होना चाहिए आपका? मैग्रेगर्स, डगलस मैग्रेगर, थ्योरी वाई इज द करेक्ट आंसर। और अनिल कुमार शर्मा जी, आपके जवाब बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, बहुत ही परफेक्ट आंसर आ रहे हैं। लेकिन ये जो ये फोर्थ का बी आंसर दिया आपने, एक्स, वो सही नहीं है, फोर्थ का वाई होना चाहिए, सी ऑप्शन होना चाहिए। क्या कारण है, मैंने वो भी जानकारी आपको दे दी। थ्योरी एक्स थ्योरी वाई जो है ये डगलस मैग्रेगर के द्वारा थ्योरी दी गई थी, और इसमें बताया गया था कि ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर के आधार पर दो तरह से कैटेगराइज किया गया था, दो तरीके से। एक्स में बताया गया था कि ह्यूमन डू नॉट लव टू वर्क विदाउट क्लोज सुपरविजन। वाई में बताया गया दे लव टू वर्क, बट दे लव टू वर्क अंडर बेटर एटमॉस्फेयर, फ्रेंडली कल्चर, वर्किंग एथिक्स अच्छे हो, कल्चर अच्छा हो, उस केस में वो काम करना पसंद करते हैं। तो ऑटोनॉमी उसी केस में आता है, तो वही आंसर यहां पर एकदम परफेक्ट होना चाहिए। अगला सवाल, पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है, फिफ्थ क्वेश्चन, और ये क्या है? अकॉर्डिंग टू बैकलैंड्स थ्योरी, हाई परफॉर्मिंग टीम लीडर्स आर लाइकली टू बी मोटिवेटेड बाय। अब हाई परफॉर्मिंग टीम लीडर्स आर लाइकली टू बी मोटिवेटेड, तो टीम लीडर्स होते हैं वो किस तरह से मोटिवेट हो सकते हैं? नीड फॉर एफिलिएशन, नीड फॉर सेफ्टी, नीड फॉर अचीवमेंट एंड पावर, नीड फॉर इक्विटी। देखिए, नीड फॉर इक्विटी और सेफ्टी ये टीम लीडर्स की कैटेगरी में नहीं आते। जब हम टीम लीडर्स की बात करते हैं तो वो मोटिवेट कब होते हैं? जब उन्हें गोल को अचीव कर रहे हैं, टारगेट को अचीव कर रहे हैं, और साथ साथ में अथॉरिटी, उनको पावर मिले, अथॉरिटी मिले। तो आंसर क्या हो सकता है यहां पर आंसर होगा आपका सी, नीड फॉर अचीवमेंट एंड पावर, नीड फॉर अचीवमेंट एंड पावर। ठीक है, कोई भी टीम लीडर होगा, वेल एक्सपीरियंस है, उसके पास अच्छी खासा एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज है, नॉलेज है, तो वो चाहता क्या है कि उसके पास पावर हो, उसके पास अथॉरिटी हो डिसीजन लेने, जिसकी मदद से वो जो टारगेट्स हैं उनको अचीव कर सके। यहां पर आंसर क्या होना चाहिए? सी ऑप्शन यहां पर होना चाहिए। अब आपके सामने सेकंड केस स्टडी है, और ये सेकंड केस स्टडी जो है ये रीड करना शुरू करते हैं। यहां पर जानकारी दी गई है आईनॉक्स टेक्नोलॉजी के बारे में। एक मिड साइज आईटी कंसल्टिंग फर्म है, हैज रिसेंटली अंडरगोन अ लीडरशिप चेंज। देखिए, इस कंपनी में लीडरशिप में बदलाव हुआ। द न्यू सीईओ एम्स टू शिफ्ट द कंपनी
फ्रॉम अ ट्रेडिशनल हायरार्किकल स्ट्रक्चर टू अ मोर अजाइल एंड क्लाइंट फोकस मॉडल। तो जो कंपनी का पुराना मॉडल था, पुराना स्ट्रक्चर था, ट्रेडिशनल था, हायरार्किकल था, चेन ऑफ कमांड बहुत ज्यादा था, उसको ये चेंज करना चाहते हैं, इसे अजाइल और एक तरह से कस्टमर फोकस बनाना चाहते हैं। डिस्पाइट इन्वेस्टिंग इन अजाइल टूल्स, अब इनके द्वारा बहुत सारे टूल इंप्लीमेंट किए गए, क्रॉस फंक्शनल टीम्स बनाई गई, क्लाइंट सेटिस्फैक्शन इंप्रूव नहीं, मतलब क्लाइंट सेटिस्फैक्शन एक तरह से अच्छा नहीं हुआ, उसको सुधार नहीं, एंड इंटरनल कम्युनिकेशन हैज बिकम मोर चाइल्ड। तो जो इंटरनल कम्युनिकेशन था, मतलब डिफरेंट टीम के बीच में जो कम्युनिकेशन था, एम्प्लॉइज के बीच में जो कम्युनिकेशन था, वो भी और बेकार हो गया। द कंपनी हैज आल्सो हायर्ड अ कंसल्टेंट, कंपनी के द्वारा कंसल्टेंट हायर किया गया जैसे कि वो कल्चर को रिवैम्प कर सके, बट रेजिस्टेंट रिमेन्स हाई अमंग मिडल मैनेजमेंट। रेजिस्टेंस का मतलब यहां पर है कि विरोध है। जब भी कोई बदलाव होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी सिस्टम में, जब चेंजेस होते हैं तो आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, और यहां पर भी उसी से संबंधित मुद्दों पर बात की जा रही है। The CEO calls the strategic review and decides to use the McKinsey 7S framework। देखिए यहाँ पर McKinsey 7S फ्रेमवर्क जो है, जो कि किससे संबंधित है, ये ऑर्गेनाइजेशनल चेन से जुड़ा होता है, ऑर्गेनाइजेशनल चेन से जुड़ा हुआ है, ये चेंज मैनेजमेंट से संबंधित है, तो एग्जाम के नजरिए से इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चंस बन सकते हैं। यहाँ पर मैकेंसी 7S फ्रेमवर्क के बारे में बताया गया है। तो जो सीईओ है, इनके द्वारा एक स्ट्रेटेजिक रिव्यू के लिए कॉल किया जाता है, एंड डिसाइड्स टू यूज द मैकेंसी 7S फ्रेमवर्क डायग्नोस मिस अलाइनमेंट, जो भी मिस अलाइनमेंट हुआ है इसको ये डायग्नोस करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ मैकेंसी 7S फ्रेमवर्क। अब मैकेंसी 7S फ्रेमवर्क नाम से पता चल रहा है 7S, यानी कि यहाँ पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस को जब हम एक तरह से प्रोसीड करते हैं तो 7 फैक्टर्स जिनको ध्यान में रखकर इन चेंजेस को किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले स्ट्रेटेजी से रन करती है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो एस है वो क्या है, स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी, ठीक है। मैकेंसी 7S मॉडल सबसे पहला क्या है, स्ट्रेटेजी, फिर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, सिस्टम, सिस्टम का मतलब क्या होता है, डे टू डे ऑपरेशन जो है, टास्क परफॉर्म जो किए जा रहे हैं, एक्टिविटीज जो हो रही है वो किस तरह से, शेयर्ड वैल्यूज, स्किल्स, स्टाइल एंड स्टार्ट, स्टाइल का मतलब है जो भी लीडरशिप में चेंजेस हो रहे हैं वो किस तरह से अडॉप्ट किए जा रहे हैं, किस तरह से इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं। तो जो ऊपर के 3 फैक्टर हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम हार्ड एस बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, हार्ड एस। ये जो फैक्टर्स हैं इनको हम बोलते हैं सॉफ्ट एस। समझिए हार्ड एस का मतलब क्या है, हार्ड एस का मतलब है कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी में बदलाव होगा तो वो आपको देखने पे दिख जाए, ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी स्ट्रेटेजी में परिवर्तन किया, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है, वो भी विजिबल देखने को मिलेगा। और डे टू डे ऑपरेशंस में अगर बदलाव हो रहे हैं, पहले जो शिफ्ट होती थी वो फिक्स थी, सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे, बट अब उन्होंने फ्लेक्सिबल कर, आप शाम को भी आकर काम कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम भी काम कर सकते हैं, आपको अपने 8 घंटे काम करने हैं, डेडिकेटेड होकर काम। तो ये डे टू डे ऑपरेशंस, एक्टिविटीज, टास्क परफॉर्मेंस जो है ये भी आपको विजिबल, दीज आर द 3S व्हिच कैटेगराइज एज हार्ड एस, जो कि आपके लिए टेंजिबल और विजिबल है। जब हम सॉफ्ट एस की बात करते हैं तो ये वो एस है जो कि एक तरह से कॉम्प्लेक्स माने जाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस से। अब इतनी जानकारी देने के बाद मैं लिख सकता हूं सीधा आपको सवालों, सवालों के आधार पर, मतलब जो भी जानकारी दी उसके आधार पर आपके सामने सवाल है। बेस्ड ऑन द वैकेंसी 7S फ्रेमवर्क, which of the following best explains why Inox technology is struggling to see improvements despite structural changes? स्ट्रक्चरल चेंजेस होने के बावजूद भी आखिर कंपनी जो है वो स्ट्रगल क्यों कर रही है, यहां पर इसके बारे में बेस्ट ऑप्शन कौन सा है जहां पर इसकी जानकारी दी जाए। अब 4 ऑप्शन आपके पास है, इन सारी कहानी को रीड करिए, आंसर करिए, करेक्ट आंसर क्या है। The organization failed to align strategy with a new structure, focusing too much on operation issues। ये पहला ऑप्शन सही हो सकता है, बट हमें बाकी ऑप्शन भी रीड करना जरूरी है। Lack of shared values and alignment in style, staff and skills is disrupting the effectiveness of the structural changes।
The changes in systems were premature and outpaced by the organization's readiness to implement strategy. The transformation was hindered primarily by a weak structure which remains hierarchical despite stated changes. अब समझिए यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए। पहला ऑप्शन जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये ऑप्शन सही हो सकता है, आप इसे गलत नहीं करते। दूसरा ऑप्शन की जब बात करेंगे तो बोला लैक ऑफ शेयर्ड वैल्यूज, alignment in style, staff and skills is disrupting। इसमें दिक्कतें आ रही है। जो सॉफ्ट एस है ये कॉम्प्लेक्स माना जाता है और जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब वो चेंजेस से गुजर रहे हैं तो इस सॉफ्ट एस पर ज्यादा फोकस किया जाए। ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइज को पहले बदलाव के पीछे जो कारण है उसके बारे में बताना जरूरी है, जैसे कि वो अपने आप को अलाइन कर सकें, अपने डिजायर्स को इन चेंजेस के साथ जोड़ सकें। और सबसे बड़ा कारण इस स्ट्रगल का यही है कि जो भी बदलाव किए जा रहे हैं उन बदलावों को प्रॉपरली अलाइन नहीं किया जा सका है इन सॉफ्ट एस के साथ। इफेक्टिवनेस ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस, तो यहां पर बी ऑप्शन आपका सही होगा। आंसर क्या होना चाहिए? बी ऑप्शन यहां पर परफेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपने मैकेंजी 7S जो फ्रेमवर्क है इसके सभी 7 फैक्टर के बारे में जान लिया, हार्ड एंड सॉफ्ट एस के बारे में समझ लिया। अब इसी पर आधारित आपके सामने एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफरेंशिएट्स बिटवीन द हार्ड एस एंड सॉफ्ट एस एलिमेंट ऑफ मैकेंजी 7S फ्रेमवर्क। अभी अभी मैंने आपको हार्ड एस और सॉफ्ट एस के बारे में जानकारी दी। हार्ड एस का मतलब वो चीजें जो विजिबल है, अगर कोई चेंज हो रहा है तो आपको दिख रहा है। बट कई बार एम्प्लॉय के द्वारा अगर रेजिस्टेंस शो किया जा रहा है तो वो एक प्रकार का विरोध है जो डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली भी हो सकता है। तो इसे हमने सॉफ्ट एस में रखा है जो कि ज्यादा कॉम्प्लेक्स माना जाता है किसी भी चेंज से संबंधित। आंसर करें, स्ट्रेटजी, structure and style are considered hard elements. They can be easily identified and managed. System, staff, skill are classified as soft elements. Structure, strategy and system are hard as elements because they are more tangible and can be influenced directly by management. Soft element include style, strategy and staff. देखिए हमने बात की थी कि अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने स्ट्रेटजी को चेंज कर रहा है तो वो विजिबल होगा कि भाई कंपनी के द्वारा आप इस तरह से अपने स्ट्रेटजी को बदला जा रहा है। अगर स्ट्रक्चर में बदलाव है तो वो भी टेंजिबल है, और अगर डे टू डे ऑपरेशन यानी कि सिस्टम में चेंजेस किए जा रहे हैं तो वो भी टेंजिबल। तो यहां पर अगर हम सी ऑप्शन को देखते हैं तो पाते हैं कि स्ट्रक्चर, स्ट्रेटजी और सिस्टम्स ये हार्ड एस एलिमेंट्स है। कैसे एलिमेंट्स है? ये हार्ड एस एलिमेंट है बिकॉज they are more tangible and can be influenced directly by the management। सी आंसर यहां पर एकदम। एग्जाम में मैकेंजी 7S फ्रेमवर्क से संबंधित सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो टॉपिक एग्जाम के नजरिए से काफी खास है, पूछा जा सकता है। आज के सेशन में मैंने आपको मोटिवेशन थ्योरीज पर बेस्ड और ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस एंड चेंज मैनेजमेंट से संबंधित 2 केस स्टडीज पर जानकारी दी है। कॉन्सेप्ट भी क्लियर किए गए हैं। यहाँ पर फिर से एक बार मैकेंजी 7S फ्रेमवर्क जो है इसके हार्ड एस और सॉफ्ट एस जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर बता दिए जा रहे हैं। हार्ड एस में स्ट्रेटजी आती है, स्ट्रक्चर आता है, सिस्टम आता है। सॉफ्ट एस में शेयर्ड वैल्यूज मतलब ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रिंसिपल है, फाउंडेशन, उसकी बात की जाती है। स्किल, स्टाइल की जब बात की जाती है तो लीडरशिप में जो बदलाव हो रहा है उसे किस तरह से अडॉप्ट किया जाए। स्टाफ यानी कि वर्कफोर्स। हार्ड एलिमेंट्स आर इजियर टू आइडेंटिफाई and manage. Soft elements often define culture and are crucial in changes। देखिए crucial माने जाते हैं change management। ठीक है साथियों, which of the following statement best reflects the strategic role of the shared values। देखिए shared value का मतलब क्या है? कंपनी अपने ऑपरेशंस जो भी रन कर रही होती है, जो भी उसके फंक्शंस होते हैं, जो भी एक तरह से एक्टिविटीज होती हैं, वो उसके फाउंडेशन प्रिंसिपल पर रिलाई करती है। हर टास्क उसके फाउंडेशन प्रिंसिपल और आइडियाज पर बेस्ड होता है। डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट एंड लाइंस ऑफ अथॉरिटी।
इट आउटलाइंस फॉर्मल प्रोसेस, रूटीन्स एंड प्रोसीजर्स दैट गाइड डेली ऑपरेशंस, हो सकता है सही। इट एक्ट एज द सेंट्रल कोर, देखिए ये सेंट्रल कोर के तौर पर देखा जाता है, अराउंड विच all other elements are aligned, shaping culture and identity and long term vision। सी ऑप्शन में सारी जानकारी सही है। तो शेड वैल्यू का मतलब है जैसे आपने अपनी कंपनी तैयार की, तो कंपनी जब तैयार कर रहे हैं तो आपके दिमाग में उसका कुछ बेस, कुछ फाउंडेशन आपने रखा, कुछ वैल्यूज हैं जिसके आधार पर आप उस कंपनी के ऑपरेशंस को रन करें। तो हर एक एक्टिविटी, हर ऑपरेशन उसके इर्द गिर्द ही घूमता है। तो यहां पर सेंट्रल कोर अराउंड की बात की जा रही है, एक्ट एज द सेंट्रल कोर अराउंड, जिसके इर्द गिर्द सारे एलिमेंट्स अलाइंड हैं, कल्चर, आइडेंटिटी एंड लॉन्ग टर्म विजन। ठीक है साथियों, आज हम केस स्टडी और न्यूमेरिकल्स पर चर्चा करने जा रहे हैं। पहला सवाल जो है, ये क्वेश्चन जो है केस स्टडी जैसा ही सवाल है, जहां पर जो क्वेश्चन है वो लेंथी स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया गया है। मॉड्यूल ए से संबंधित है। in a retail banking setup, process like customer onboarding, KYC verification, loan origination, cross-selling of products require collaboration across multiple departments such as operations, risk, compliance and marketing। तो समझिए यहां पर इस इतने सेंटेंस में ये बात बताई जा रही है कि ये जो प्रोसेस है, ऑन बोर्डिंग, कस्टमर ऑन बोर्डिंग, केवाईसी वेरिफिकेशन, लोन ओरिजिनेशन, क्रॉस सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, जो हमारे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे हम बैंक की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जैसे कि ऑपरेशंस, रिस्क, कंप्लायंस, मार्केटिंग, इनके अक्रॉस कोलेबोरेशन को फोकस किया जा रहा है या कोलेबोरेशन पर चर्चा की जा रही है कि इन डिपार्टमेंट्स में एक तरह से कोलेबोरेशन देखने को मिले। ठीक है। However, performance evaluation and decision making authority remains largely with departmental silos। यानी कि यहां पर एक बात तो फोकस की जा रही है, एक बात के बारे में बताया जा रहा है कि जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जो टास्क हैं, उनके बीच में कोलेबोरेशन के बारे में ओके कहा जा रहा है, लेकिन जो डिसीजन मेकिंग है और जो परफॉर्मेंस इवेल्युएशन है, ये सोनली डिपार्टमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी के दायरे में। मतलब बैंक जो है वो डिपार्टमेंट, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन के आधार पर डिपार्टमेंट्स में कैटेगराइज है। तो ये एक प्रकार का वर्टिकल प्रोसेस के बारे में जानकारी दी जा रही है, वर्टिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताया जा रहा है। एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बैंक स्पेशलाइज फंक्शन के आधार पर डिपार्टमेंटल कैटेगरी में बांटा गया है, लेकिन इनके बीच में कोलेबोरेशन को भी सपोर्ट करने की बात की जा रही है। तो मेनली अगर देखा जाए तो ये वर्टिकल स्ट्रक्चर में है ऑर्गेनाइजेशन, और कोलेबोरेशन पर चर्चा की जा रही है, कोलेबोरेशन के बारे में बात की जा रही है, कोलेबोरेशन पर बात की जा रही है। इसका मतलब हम यहां पर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डोमिनेटली देखा जाए तो वर्टिकल स्ट्रक्चर को फोकस कर रहा है, बट फंक्शनल हायरार्की जो है उसमें कोलेबोरेशन को भी सपोर्ट करने की बात करी जाए। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम प्रीडोमिनेटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल के तौर पर कैटेगराइज करते हैं। डी ऑप्शन, जिसमें इंपॉर्टेंट डिसीजंस एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ये डिपार्टमेंट की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा कहने का मतलब है क्रॉस फंक्शनल और कोलैबोरेशन पर भी अप्रोच या फिर फोकस किया जाता है। ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द बिजनेस प्रोसेस स्ट्रक्चर ऑफ दिस रिटेल बैंक। तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्रीडोमिनेटली वर्टिकली स्ट्रक्चर। ओके, आगे बढ़े तो यहां पर इसके बारे में क्लियरली समझाया गया। देखिए, सबसे पहले तो अगर हम हॉरिजॉन्टली स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहां पे क्रॉस फंक्शनल अप्रोच फॉलो किया जाता है, जहां पर एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल टास्क परफॉर्म किए जा रहे हैं किसी एक ही इंडिविजुअल या काउंटर पर, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है हाइब्रिड टाइप। वर्टिकल मॉडल की बात करें तो वो पूरी तरह से टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करती है। जब हम प्रीडोमिनेटली हॉरिजॉन्टली या प्रीडोमिनेटली वर्टिकली की बात करते हैं तो यहाँ पर मेन अगर देखा जाए तो कोर जो है स्ट्रक्चर वो तो हॉरिजॉन्टल है प्रीडोमिनेटली, लेकिन कुछ चीजें वर्टिकली भी फॉलो की जा रही है। ऐसे ही जब हम प्रीडोमिनेटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल की बात करते हैं
तो जो कोर स्ट्रक्चर है वो वर्टिकल फॉर्म में है, यानी कि चेन ऑफ कमांड को फॉलो कर रहा है, लेकिन डिपार्टमेंट के बीच में कोलैबोरेशन को भी सपोर्ट करने की बात कही जाती है। A vertical structure is functional and hierarchical, suitable for control, compliance and efficiency, but less flexible. तो flexible नहीं होता एक vertical structure। Horizontal structure की बात करें तो ये फोकस करता है end to end प्रोसेस पर, like customer experience और loan processing across departments, emphasizing collaboration। ये collaboration पर फोकस करता है। जब हम प्रीडोमिनेंटली वर्टिकल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो जो कोर फंक्शन है, कोर स्ट्रक्चर है, वो तो वर्टिकल होगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल की कुछ फीचर्स यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो विच इज टिपिकल इन रिटेल बैंकिंग, रिटेन्स डिपार्टमेंटल कंट्रोल, ऑपरेशन, रिस्क, कंप्लायंस, बट एडॉप्ट्स लिमिटेड हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन। और इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम प्रीडोमिनेंटली वर्टिकल स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। एग्जाम में इससे संबंधित आपको एक अच्छा सवाल देखने को मिल सकता है। तो ये तो पहला केस स्टडी था आपका। दूसरा आपके सामने न्यूमेरिकल, सेकंड क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल है, ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी पर आधारित है। A company financial statement shows the following information for the year end March 31, 2025। 31 मार्च 2025 तक के फाइनेंशियल यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिए गए हैं कंपनी के बारे में। नेट सेल जो है वो 12 लाख है, वो नेट सेल जो कंपनी की वो कितनी है, 12 लाख। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सीओजीएस कितना है, 7.5 लाख, यानी कि 7.5 लाख है। हम इस पर बात पहले कर चुके हैं मॉड्यूल ए में, तो आपके लिए चीजें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी यहाँ पर अटेंड करने। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जो है वो 90,000 है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एक्सपेंस जो है वो 60,000। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स 30,000 है। डेप्रिसिएशन 20,000 है। इनकम टैक्स 45,000 है। अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो है वो कितनी है, 25,000। अब ये इंफॉर्मेशन दी गई और आपसे बोला क्या जा रहा है कि आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है। यहां पर पूछा जा रहा है कि वो कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है आपको, और ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट। ठीक है, एक तरह से आपसे बोला जा रहा है कि आप ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करिए और नेट प्रॉफिट कैलकुलेट। ये सारी चीजें कैलकुलेट करने के लिए आपको बोली जा रही है। तो सबसे पहले ही देखिए, नेट सेल दिया गया है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया गया। आप सभी साथियों को पता है कि ग्रॉस प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग। टोटल सेल जो है उसमें से सीओजीएस माइनस कर देते हैं। तो इसका मतलब 12 लाख में से 7.5 लाख गया, 7.5 लाख गया। ठीक है, फिर कितना आएगा, 4.5 लाख, 4,50,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, 4.5 लाख। अब देखिए ऑप्शन पे आइए, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट दिया गया, ग्रॉस प्रॉफिट दिया ही नहीं। ग्रॉस प्रॉफिट यहां पर 4.5 लाख दिया, ग्रॉस प्रॉफिट यहां पर 4.5 लाख दिया, ग्रॉस प्रॉफिट यहां पर 4.75 दिया गया, जो कि गलत। यानी कि या तो ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है ना। कहानी को आगे बढ़ाते हैं फटाफट। अब दूसरे मुद्दे पर बात करते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा कैलकुलेशन है आपका, उसे बोलते हैं हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, जो भी ग्रॉस प्रॉफिट आया है उसमें से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं। क्या माइनस करते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। साथ ही साथ में अगर डेप्रिसिएशन दिया गया है तो डेप्रिसिएशन को भी माइनस करेंगे आप। तो ग्रॉस प्रॉफिट है 4.5 लाख। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये एक प्रकार का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऐसे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो है ये भी एक प्रकार का ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। और डेप्रिसिएशन है 20,000। तो 90,000, 60,000, 1.5 लाख और 20,000, तो 1.7 लाख। तो यहां पर अगर देखा जाए तो 4.5 लाख में से आप 1.7 लाख माइनस, कितना माइनस कर रहे हैं, 4.5 में से 1.7 लाख माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाए। ओके, तो ये आएगा कितना, ये आएगा 2,80,000 के करीब। तो देखिए यहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2,80,000 आ रहा है, यहां पर 2,55,000 है। इस तरह से देखा जाए आप सीधा इस पर्टिकुलर बी ऑप्शन पर सही जवाब लगा सकते हैं कि बी ऑप्शन आपका सही। लेकिन तब भी कैलकुलेशन को पूरा करना जरूरी है। आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट कर दिया है और वो कितना है, 2.8 लाख। अब ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है
हम यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की जब बात करेंगे तो देखिए लिखा हुआ अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो इसको ऐड किया जाएगा और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स 30,000, ये इंटरेस्ट पे किया जाता है, माइनस 30,000। तो यहां पर 2.8 लाख जो है प्लस आपका जो ये अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम आ रही है 25,000, 25,000 ऐड होगा, माइनस इसमें से क्या होगा, ये जो इंटरेस्ट पे किया जा रहा है लॉन्ग टर्म लोन पर, इसे 30,000 बोल रहे हैं हम लोग, 30,000। ठीक है, तो आंसर क्या आना चाहिए लगभग? तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए आपके सामने यहाँ पर क्या है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस जो इंटरेस्ट पे किया जाएगा। 2,80,000 में से 25,000 जोड़ा गया, माइनस 30,000 किया गया, तो आंसर क्या आ रहा है? 2,75,000। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है। हमने क्या कैलकुलेट करना? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। टैक्सेस कितने थे? टैक्सेस है 45,000। 2.75 में से हमने 45,000 माइनस कर दिया, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2,30,000। ठीक है, तो चीजें सिंपल है, कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल होगी, बट आपको वैल्यूज कई टाइप के दिए होंगे, कई डेटा दिया गया होगा, तो इससे कंफ्यूज नहीं होगा। आपका 2 नंबर का सवाल आसानी से सही हो जाएगा, आप आसानी से यहाँ पर स्कोर कर सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाए आपका आंसर जो है देखिए क्या है, 2,30,000। तो भी आपने दो चीज को, केवल ग्रॉस प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कैलकुलेट करके ही आप सही जवाब तक पहुंच चुके, आप सही जवाब तक पहुंच चुके थे। तो आपको नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं थी, इससे आपका समय बच जाता। ठीक है, अब चलते हैं लेकर अगले न्यूमेरिकल पर, और ये तीसरा न्यूमेरिकल आपके सामने है साथियों। यहां पर रिटेल बैंक्स इनकम स्टेटमेंट दी गई है, रिटेल बैंक है उसकी इनकम स्टेटमेंट दी गई है फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए। फॉलोइंग फिगर्स आपके सामने है। इंटरेस्ट इनकम जो है बैंक की वो 120 करोड़ है। नॉन इंटरेस्ट इनकम जिसे फी एंड कमीशन बोलते हैं 30 करोड़ है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस जो है वो 70 करोड़ है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो आ रहे हैं इंक्लूडिंग स्टाफ कॉस्ट एंड डेप्रिसिएशन 40 करोड़। प्रोविजन फॉर एनपीए वो 5 करोड़ है। टैक्स एक्सपेंस 3 करोड़। इफ टोटल असेट, अगर टोटल असेट 1600 करोड़ है, तो आपको यहां पर नेट इनकम कैलकुलेट करना है और आरओए कैलकुलेट करना है, रिटर्न ऑन असेट। तो देखिए यहां पर अगर हम किसी भी बैंक की नेट इनकम की कैलकुलेशन को करते हैं, तो सबसे पहले तो जो नेट इंटरेस्ट इनकम आ रहा है एनआईआई, फी इनकम जो है, फी इनकम जो है उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे। ये तो हमने पढ़ा गया था, ये तो पढ़ा था हम लोगों ने कि किसी बैंक का आपको नेट इनकम कैलकुलेट करना है, तो जो भी नेट इंटरेस्ट इनकम आ रहा है बैंक का, फी इनकम आ रहा है, उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करें। देखिए जो इंटरेस्ट इनकम जनरेट हो रहा है वो 120 करोड़ है। नॉन इंटरेस्ट इनकम जो है वो 30 करोड़, यानी कि अगर हम यहां पर इस वाले हिस्से को देख लें तो ये कितना हो गया है 150। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 40 करोड़ है। ठीक है, ठीक है, इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को यानी कि 40 करोड़ आपने माइनस किया, माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो 70 करोड़ है, ये माइनस किया, तो 70 40 110, ये आ जाएगा आपका 40 करोड़। एक तरह से देखा जाए कि जो नेट इनकम आ रहा है माइनस, अगर देखा जाए ऑपरेटिंग और प्रोविजन फॉर एनपीए 5 करोड़ दिया गया है और टैक्स एक्सपेंस भी 3 करोड़। तो यहां पर देखिए तो जो भी एक्सपेंसेस हैं उनको नेट इनकम से माइनस कर दें। अब यहां पर 40 करोड़ नेट इनकम आ रही है, अभी भी इसमें से हमें क्या डिडक्ट करना है? हमें इसमें से डिडक्ट करना है प्रोविजन 5 करोड़ और टोटल एक्सपेंसेस 3 करोड़। तो जो नेट इनकम आएगी यहां पर वो आएगी 32 करोड़, 32 करोड़। ठीक है, और यहां पर टोटल असेट जो है वो 1600 करोड़ है। तो सिंपली हम कुछ इस प्रकार से कैलकुलेशन करेंगे, तो 1632 माइनस हुआ तो कितना आंसर आया आपका 2। तो रिटर्न ऑन असेट क्या आ रहा है, आरओए जो आ रहा है कितना आ रहा है आपका 2%। एक बार सारी कहानी को मैं दोबारा समझा देता हूं आपको। ठीक है, जब भी हम को एग्जाम में किसी बैंक की इंफॉर्मेशन दी गई है और बैंक की इंफॉर्मेशन देने के साथ साथ
आपसे बोला जा रहा है कि आप नेट इनकम कैलकुलेट, बैंक का नेट इनकम। तो बैंक का नेट इनकम जो है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बैंक के द्वारा लोन पर इंटरेस्ट रिसीव किया जा रहा है, इंटरेस्ट इनकम जनरेट कर रहा है, और जो डिपॉजिट्स है उस पर वो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पे कर रहा है। तो उसे बोलते हैं हम लोग नेट इंटरेस्ट इनकम। क्या बोलते हैं? नेट इंटरेस्ट इनकम। इसमें फी इनकम आपकी जुड़ जाएगी। क्या जुड़ जाएगी? फी इनकम, जिसमें कमीशन, प्रोसेसिंग फी, ये सब चीजें आती हैं। अब जो अवेलेबल डेटा है, जो यहाँ पर अवेलेबल डेटा है, इसके हिसाब से देखा जाए तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे, ये देखिए। इंटरेस्ट इनकम 120 करोड़ है और इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है? 70 करोड़। 120 माइनस 70 अगर करेंगे तो ये क्या वैल्यू आएगी? ये नेट इंटरेस्ट इनकम आएगी। और ये कितनी आएगी? ये आएगी 50 करोड़, 50 करोड़ ये आएगी 50। और जो नॉन इंटरेस्ट इनकम है, जिसे हम नाम लेते हैं फी इनकम का, फी कमीशन, 30 करोड़। 50 प्लस 30 करोड़, 50 प्लस 30 करोड़। ये देखिए, ये आपका कितना आ रहा है? 120 में से माइनस आपने 70 किया, ठीक है। और फी इनकम जो है ये आपका 30 करोड़। तो ये वैल्यू जो आएगी, ये आएगी 50 करोड़, 30 करोड़। तो इतनी जो है, इतना जो पोर्शन है आपका कितना आ रहा है? ये पोर्शन आपका आ रहा है यहाँ पर 80 करोड़, 80 करोड़। अब इसमें से हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जितनी प्रकार के एक्सपेंसेस हैं उसे माइनस करना है। चाहे वो आपका एनपीए का प्रोविजनिंग हो, एनपीए की प्रोविजनिंग हो, वो टैक्सेस हो, वो सब माइनस करने पड़ेंगे आपको। तो यहां पर देखिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 40 करोड़ है, प्रोविजन 5 करोड़ है, टैक्स एक्सपेंसेस 3 करोड़। तो 40, 5 और 3। तो यहां पर हम, ये 80 करोड़ आया है, इसमें से माइनस करेंगे 40, 5 और 3, ठीक है। तो 80 करोड़ माइनस 48 करोड़, आंसर क्या आएगा आपका? 32 करोड़। तो देखा जाए, जो बैंक की नेट इनकम आ रही है वो क्या आ रही है? 32 करोड़, ठीक है। रिटर्न ऑन असेट का फॉर्मूला क्या होता है? आरओआई जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है, बैंक की जो भी नेट इनकम है उसे हम टोटल असेट से डिवाइड कर देते हैं, टोटल असेट से डिवाइड करते हैं और उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपके पास आरओआई आ जाता है, रिटर्न ऑन असेट। इस तरह से देखा जाए तो नेट इनकम कितनी है? 32 करोड़ है, 32 करोड़ है। टोटल असेट जो है वो 1600 करोड़ है, और 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल होगा और आंसर जो आएगा 16, 2%। रिटर्न ऑन असेट कितना आ रहा है? आरओआई आपका 2%। एग्जाम में आपको इस प्रकार का एक सवाल देखने को मिलेगा साथियों, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। एक और सवाल इस पे कर लेते हैं हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन न्यूमेरिकल है आपका। अ बैंक हैज द फॉलोइंग फाइनेंशियल डेटा। यहां पर टोटल असेट दिया गया है बैंक का 500 करोड़, टोटल इक्विटी जो दिया गया है 100 करोड़, और नेट प्रॉफिट जो दिया गया है वो 20 करोड़। आपको कैलकुलेट करना है रिटर्न ऑन असेट, लेवरेज रेशियो, जिसे आप इक्विटी मल्टीप्लायर के नाम से जानते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है सवाल, और रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट करना है, आरओई कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब सबसे पहले तो 1 बाय 1 चीजों को कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। रिटर्न ऑन असेट क्या होता है? बैंक का जो भी नेट इनकम या नेट प्रॉफिट है उसे टोटल असेट से डिवाइड कर देते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये क्या है? आरओई। तो यहां पर जो टोटल असेट है 500 करोड़ है और नेट प्रॉफिट जो है 20 करोड़, यानी कि 2500। जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? आपका आएगा 2। तो यहां पर रिटर्न ऑन असेट क्या आ रहा है? 2%। आरओई कितना आ रहा है आपका? 2%, ठीक है साथियों। अब आपसे बोला जा रहा है कि लेवरेज रेशियो कैलकुलेट करिए, जिसे हम इक्विटी मल्टीप्लायर के नाम से जानते हैं। लेवरेज रेशियो को कैलकुलेट करने का तरीका है कि बैंक का जो टोटल असेट है, अगर आपको टोटल इक्विटी दिया गया है तो उससे डिवाइड कर दीजिए इक्विटी। तो असेट कितना है? 500 करोड़, और इक्विटी कितनी है? 100 करोड़। 500, 100, तो लेवरेज रेशियो कितना आ रहा है? 5। लेवरेज रेशियो कितना आ रहा है आपका? यानी कि जो लेवरेज रेशियो है इक्विटी मल्टीप्लायर, ये कितना आ रहा है? 5। अब आपसे बोला जा रहा है कि आरओई कैलकुलेट करिए, रिटर्न ऑन इक्विटी। ये 5 है, ये 2 है। जब भी आप रिटर्न ऑन इक्विटी की फॉर्मूले की चर्चा करेंगे तो आरओई क्या होता है? रिटर्न ऑन असेट, आरओई
लेवरेज रेशियो, आरओए यहां पर कितना था आपका 2% था, लेवरेज रेशियो कितना है 5, तो रिटर्न ऑन इक्विटी कितना हो जाएगा आरओई ये आ जाएगा आपका 10%, आरओई कितना है 10%। तो सारी वैल्यू आपने कैलकुलेट कर दी, आरओई 10% है, आरओए जो है वो 2% है, और लेवरेज रेशियो या इक्विटी मल्टीप्लायर जो है वो कितना है 5। ठीक है साथियों, देखिए आरओए नेट प्रॉफिट टोटल एसेट 100, इक्विटी मल्टीप्लायर टोटल एसेट डिवाइड बाय इक्विटी। अगर आपको न्यूमेरिकल में टोटल असेट दिया गया है और बैंक कैपिटल दे दिया गया, यानी कि बैंक का असेट और बैंक का कैपिटल, तो इसी फॉर्मूले यहाँ पर बैंक असेट बैंक कैपिटल कर देंगे, तब भी लेवरेज रेशियो आपको मिल जाएगा। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है आरओए मल्टीप्लाई बाय इक्विटी मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से आप ये न्यूमेरिकल कर सकते हैं। आपके एग्जाम में मॉड्यूल ए से इस बार संभावना है क्वेश्चन ज्यादा बने, क्योंकि पिछली बार केवल 10 क्वेश्चन बने, इस बार ज्यादा बन सकते हैं। अब आपके सामने एक मार्केटिंग मिक्स पर बेस्ड केस स्टडी, मार्केटिंग मिक्स पर बेस्ड एक केस स्टडी है, इसको करना शुरू करते हैं हम लोग। सनराइज बैंक लिमिटेड एक मिड साइज प्राइवेट सेक्टर बैंक है, हैज नोटिस्ड स्टैग्नेशन इन इट्स रिटेल बैंकिंग। ठीक है, स्टैग्नेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है कि कांस्टेंट ग्रोथ जो है वो एक तरह से रुकी हुई। द मैनेजमेंट डिसाइड टू रीवर्क इट्स मार्केटिंग मिक्स। तो मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि वो जो मार्केटिंग मिक्स है 7 P's, इसको इस पर दोबारा से काम करें, जैसे कि कस्टमर एक्विजिशन और रिटेंशन बढ़ सके। समझिए पहले तो मार्केटिंग मिक्स है क्या? ये एक प्रकार की बिजनेस स्ट्रेटेजी है। क्या है? बिजनेस स्ट्रेटेजी, जिसकी मदद से कस्टमर एक्विजिशन एंड कस्टमर रिटेंशन को एक तरह से बढ़ाया जाता है, कस्टमर को अट्रैक्ट किया जाता है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को अचीव कर सके। ठीक है, दे स्टार्ट बाय लॉन्चिंग अ न्यू स्मार्ट सेवर सेविंग अकाउंट ऑफरिंग जीरो बैलेंस एंड फ्री डिजिटल बैंकिंग फीचर्स। समझिएगा, एक नया अकाउंट लॉन्च किया गया। तो मार्केटिंग मिक्स की जब हम चर्चा करते हैं तो 7 P's है। शुरुआत करते हैं प्रोडक्ट्स। तो यहां पर एक स्मार्ट सेवर सेविंग अकाउंट लॉन्च किया गया, मतलब ये मार्केटिंग मिक्स का कौन सा प्रोडक्ट है? ये पी यानी पी फॉर प्रोडक्ट है। ठीक है, कौन सा एलिमेंट है? प्रोडक्ट। टू अट्रैक्ट मिलेनियल्स द बैंक पार्टनर्स विद फिनटेक कंपनीज टू ऑफर कैशबैक रिवॉर्ड्स यूपीआई एंड डेबिट कार्ड यूजेस ऑन यूपीआई एंड डेबिट कार्ड यूजेस। ये प्रोडक्ट के साथ कुछ एडिशनल फीचर्स जो कि प्रोडक्ट को और अट्रैक्टिव बनाते हैं, तो ये प्रोडक्ट के अंतर्गत ही सब कुछ है। तो इंप्रूव सर्विस डिलीवरी, सर्विस डिलीवरी को एनहांस करने के लिए बैंक इंट्रोड्यूसेस वीडियो केवाईसी। बैंक ने क्या इंट्रोड्यूस किया है? वीडियो केवाईसी एंड एआई बेस्ड चैटबॉट, reducing branch dependency. Simultaneously, branch interiors are redesigned with a modern self-service kiosk and digital displays to enhance customer experience. To enhance customer experience. For promotion, Sunrise Bank launches on omni-channel campaign, combining influencer marketing and social media ads. पर्सनलाइज्ड ईमेल्स, तो ये क्या प्रमोशन वाला क्राइटेरिया है। एम्प्लॉइज रिसीव कस्टमर सेंट्रिक ट्रेनिंग। अब एम्प्लॉइज जो है ये किसके दायरे में आते हैं? ये पीपल के दायरे में। किसके? पीपल। इनको कस्टमर सेंट्रिक ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है टू एंश्योर क्विक क्वेरी रेजोल्यूशन। द प्राइसिंग स्ट्रेटजी फोकस ऑन कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट्स एंड फी वेवर्स फॉर मेंटेनिंग लॉन्ग टर्म अकाउंट्स। अब समझिएगा, यहां पर बैंक के द्वारा मार्केटिंग मिक्स जो कि एक बिजनेस स्ट्रेटजी है, इसके अंतर्गत 7 एलिमेंट्स आते हैं। उन 7 एलिमेंट्स पर रीवर्क किया गया, जैसे कि कस्टमर रिटेंशन और एक्विजिशन को बढ़ाया जा सके। जब हम बात करते हैं मार्केटिंग मिक्स की, जब चर्चा करते हैं साथियों, तो इसके अंतर्गत क्या आते हैं? 7 P's आते हैं। 7 P's। ठीक है, शुरुआत कर रहे हैं हम लोग प्रोडक्ट से। देखिए, जब भी हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, प्रोडक्ट को कैसे पोटेंशियल बनाया जा सके, कैसे इस तरह से तैयार किया जा सके जैसे कि कस्टमर अट्रैक्ट।
इसकी प्राइसिंग, प्रोडक्ट प्राइस, प्रमोशन, अब प्रोडक्ट किसको ऑफर किया जा रहा है, कस्टमर को। कौन ऑफर कर रहा है, बैंकर। तो यहां पर पीपल, किस तरह ऑफर किया जा रहा है, डिलीवरी चैनल के माध्यम से, एटीएम के माध्यम से, डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से, यानी कि प्लेस। जिस प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा है इससे इफेक्टिव बनाने के लिए, वो प्रोसेस, प्रक्रिया। सेवंथ वन इज द फिजिकल एविडेंस, फिजिकल एविडेंस। ये 7 मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट्स। अब आपके एग्जाम में इस पर हर साल क्वेश्चन आते हैं, केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और अगर केस स्टडी पूछ ली गई तो उसमें 4-5 क्वेश्चन होंगे जो आपके लिए बहुत ही, आप बोल सकते हैं कि आसानी से स्कोर कर सकते हैं। अब इसी पर बेस्ड हम एमसीक्यूज कर, ये हम 5वां सवाल पढ़ रहे थे। तो पहला सवाल क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने है। द इंट्रोडक्शन ऑफ स्मार्ट सेवर सेविंग अकाउंट विद जीरो बैलेंस एंड डिजिटल फीचर्स प्राइमरीली रिलेट्स टू विच एलिमेंट ऑफ 7? तो ये जो स्मार्ट सेवर सेविंग अकाउंट है, ये एक प्रकार का बैंक का क्या है, बैंक का प्रोडक्ट है। जीरो बैलेंस के साथ लॉन्च किया गया है, डिजिटल फीचर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो ये किस एलिमेंट के बारे में जानकारी दे रहा है, ये प्रोडक्ट के बारे में जानकारी, इसके बारे में बता रहा है, प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है। सेकंड यानी कि 6th क्वेश्चन आपके सामने है, सनराइज बैंक कोलैबोरेशन विद फिनटेक कंपनीज। सनराइज बैंक ने फिनटेक कंपनी के साथ कोलैबोरेशन किया है, जैसे कि वो कैशबैक बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सके कस्टमर को। कौन सा मार्केटिंग मिक्स कंपोनेंट यहां पर उसकी जानकारी मिल रही है, प्रोसेस, पार्टनरशिप, प्रोडक्ट, प्रमोशन। अब ये कैशबैक है ना, कैशबैक बेनिफिट, ये किसके बारे में जानकारी? देखिए पहली चीज तो पार्टनरशिप ये मार्केटिंग मिक्स का एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है। ये प्रोसेस, प्रोडक्ट, प्रमोशन, या तो देखिए प्रोसेस भी नहीं है, ये या तो प्रोडक्ट होगा या प्रमोशन होगा, ठीक है, या तो प्रोडक्ट होगा या फिर प्रमोशन होगा। बट हम यहां पर पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ उसको आगे बढ़ाने के नजरिए से टाई अप कर रहे हैं फिनटेक कंपनी के साथ, कैशबैक जैसी चीजों को प्रमोट करने के। तो ये एक तरह से प्रोडक्ट को और इफेक्टिव बनाने के नजरिए से, बहुत से लोग प्रमोशन आंसर कर देंगे, बट यहां पर क्लियर प्रमोशन आपको नहीं मिलेगा। जब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे तब आपको कैशबैक रिसीव होगा, ऐसे समझिए। तो ये क्या है, ये एक प्रकार का प्रोडक्ट को और इन्फ्लुएंशियल बनाने के लिए किया जाता है। 7वां सवाल, द डिसीजन टू ऑफर कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट्स एंड वेव सर्टेन फीस अलाइंस विद व्हिच एलिमेंट ऑफ द मार्केट। अब देखिए यहां पर मार्केट में बहुत सारे बैंक्स हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स एक ही जैसे होंगे, लेकिन उनमें कुछ फीचर्स अलग होते हैं। वो प्राइस हो सकता है, वो कुछ फीस कम हो सकती है। तो यहां पर प्रोडक्ट की प्राइसिंग पर भी फोकस किया जा रहा है। तो देखिए डिसीजन टू ऑफर कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट एंड वेव सर्टेन फी, तो ये किस मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट को अलाइन कर रहा है? तो यहां पर देखिए प्राइस, प्रोसेस, प्रमोशन, पीपल, किसकी चर्चा हो रही है, प्राइस की बात हो रही है। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, थोड़ा सा लॉजिक लगाकर, थोड़ा सा समझकर, और आपका एक अच्छा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्जाम में। 8वां सवाल, द इंट्रोडक्शन ऑफ वीडियो केवाईसी। देखिए वीडियो केवाईसी एआई चैट सपोर्ट रिप्रेजेंट्स एन इंप्रूवमेंट इन विच वे ऑफ द मार्केटिंग मिक्स। अब वीडियो केवाईसी ये बैंकिंग प्रोसेस के तहत आता है, साथ साथ में एआई चैट सपोर्ट। तो बैंकिंग फैसिलिटीज जो हैं वो बहुत ही सहजता के साथ अब कस्टमर रिसीव कर रहा है, घर बैठे वीडियो केवाईसी कर दे रहा है, और साथ ही साथ में अपने कोई कंप्लेन है, कोई दिक्कत परेशानी है तो चैट बॉट के थ्रू सुलझा रहे हैं। तो ये क्या है, बैंकिंग प्रोसेस जो है और आसान बना है। क्या है, ये प्रोसेस को रिफ्लेक्ट करता है। तो देखिए वैसे तो देखा जाए
थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन आप सभी बैंकर्स हैं तो आपको ये चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी कि किस एलिमेंट की चर्चा की जा रही है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन लोगों को होता है पीपल, प्लेस और फिजिकल एविडेंस। तो समझ लीजिए पीपल मतलब बैंकर्स और कस्टमर की बात करें। जब हम प्लेस की बात करते हैं तो ये उस स्ट्रेटजी या फिर उस एलिमेंट के बारे में बता रहा है जिसके तहत बैंक अपनी ब्रांच, एटीएम्स, एक्सटेंशन काउंटर्स, इनके माध्यम से सेवाएं पहुंचा, डिजिटल बैंकिंग, तो ये सब चीजें इसके अंतर्गत। नाइन्थ क्वेश्चन है रीडिजाइनिंग ब्रांच इंटीरियर्स एंड एडिंग सेल्फ सर्विस कियोस्क बेस्ट रिलेट टू विच। तो देखिए जब हम ब्रांच की बात करते हैं, हम ब्रांच के एम्बियंस की बात करते हैं, जब हम डिजिटल लॉबी की बात करते हैं, तो ये क्या है, एक प्रकार का बैंकिंग संस्था का फिजिकल एविडेंस। दे फिजिकली प्रेजेंट टू सर्व द पीपल। ठीक है तो ये सर्विस सेक्टर, लेकिन इस माध्यम से ब्रांड, तो ये सब चीजें क्या है, फिजिकल एविडेंस के बारे में जानकारी आपको। 10वां सवाल 10th क्वेश्चन आपके सामने, ट्रेनिंग एम्प्लॉइज फॉर कस्टमर सेंट्रिक सर्विस डिलीवरी एम्फेसाइजेस व्हिच एलिमेंट ऑफ सर्विस। अब देखिए यहां पर बात की जा रही है ट्रेनिंग एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है कस्टमर सेंट्रिक सर्विस डिलीवरी के लिए। तो एम्प्लॉइज क्या है, ये पीपल के अंतर्गत है। इसके अंतर्गत आएंगे, दे कम अंडर पीपल कैटेगरी। तो देखिए भले ही आपको केस स्टडी बड़ी लेंथी सी दी जाए, उसके जो क्वेश्चंस होते हैं कई बार थोड़ी आसान से मिल जाते हैं। 11th क्वेश्चन, व्हेन सनराइज बैंक इंटीग्रेट all its service channels, branch, app, website, chatbot to provide uniform experience, which P is primarily strengthened। वो कौन सा P है जो कि प्राइमरी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए? प्रोसेस, पीपल, प्रोडक्ट, प्रमोशन। देखिए बैंकिंग प्रोसेस जो है वो और स्ट्रॉन्ग, बैंकिंग प्रोसेस जो है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाए। अब अगला सवाल आपके सामने एक न्यूमेरिकल 12th क्वेश्चन, और ये किससे संबंधित है, न्यूमेरिकल से जुड़ा हुआ है। अ बैंक फाइनेंसेस अ कार लोन ऑफ 10 लाख, बैंक के द्वारा कार लोन दिया गया 10 लाख का टू ए कस्टमर फॉर 5 ईयर। कितने वर्षों के लिए दिया गया? 5 वर्षों। डेप्रिसिएशन ऑन द कार इज टू बी कैलकुलेटेड यूजिंग द रिटन डाउन वैल्यू। देखिए जब डेप्रिसिएशन है उसे दो तरह से कैलकुलेट किया जाता है, डब्ल्यूडीवी, ठीक है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड एट 20% पर ऑन अ रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस। आपको कार की वैल्यू के बारे में पता करना है एट द एंड ऑफ द 5th ईयर फॉर वेल्थ असेसमेंट पर्पस। इसके लिए वेल्थ असेसमेंट पर्पस के लिए नजरिए से आपको कार की वैल्यू के बारे में जानकारी चाहिए 5 वर्ष के बाद। ठीक है साथियों, तो किस तरह से आप इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल को करेंगे। यहां पर आपको कार की वैल्यू पता करनी, तो वैल्यू ऑफ द असेट जो है उसे हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। आपको यहां पर WDV मेथड का इस्तेमाल, वैसे डेप्रिसिएशन पता करने के लिए आप यूज करते हैं एक पुराना तरीका, कॉस्टिंग। जो असेट है उसकी कॉस्टिंग क्या है, उसकी रेजिडुअल वैल्यू क्या है, इसे आप बोल सकते हैं सैल्वेज वैल्यू डिवाइड बाई जो लाइफ होती है उसकी, एन होती है। ये तरीका होता है तब जब आप WDV पर ना कैलकुलेट करें, सिंपली आप कैलकुलेट करें डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से। जब आपको WDV मेथड का इस्तेमाल करना होगा तो उसके लिए कैलकुलेशन का तरीका देखिए, कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है 10 लाख, डेप्रिसिएशन रेट जो है 20% पर एनम, और ये WDV मेथड से, पीरियड कितना है 5 वर्ष। रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट के तहत बैंकर्स जो होते हैं वो असेस करते हैं किसी भी एसेट की वैल्यू तो एस्टिमेट नेटवर्क, उसकी नेटवर्क को पता करने के लिए, लोन एलिजिबिलिटी को पता करने के लिए, इंश्योरेंस कवरेज को पता करने के लिए। डेप्रिसिएशन मेथड्स कॉमनली यूज्ड, कौन कौन से मेथड यूज किए जाते हैं? एक तो स्ट्रेट लाइन मेथड यूज होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड जहां पर जो भी डेप्रिसिएशन है ये हर वर्ष सेम है, थ्रू आउट द ईयर सेम,
5 साल है तो 5 साल 10% के हिसाब से डेप्रिशिएट। रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब होता है रिड्यूसेस ईच ईयर, मोर रियलिस्टिक फॉर असेट्स लाइक व्हीकल्स मशीनरी। हर साल ये स्ट्रेट लाइन वैल्यू से डेप्रिशिएट नहीं होता, डब्ल्यूडीवी मेथड उसे बोलते हैं। अब अगर हमें डब्ल्यूडीवी मेथड से कार की वैल्यू पता करनी है 5 साल बाद तो कैसे करेंगे? उसका फॉर्मूला है कार की जो भी कॉस्ट है मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस डेट, जिस डेट से ये डेप्रिशिएट होगा, रेज़ टू द पावर n, रेज़ टू द पावर n। ठीक है, ओके साथियों। तो वैल्यू आफ्टर 5 इयर्स क्या होगा? कॉस्ट मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस रेट, जिस रेट से डीके हो रहा है, डेप्रिसिएशन हो रहा है 20%। 20% को आपने न्यूमेरिक में किया तो 0.20, रेज़ टू द पावर n, n का मतलब कितने वर्ष का? 5 इयर्स। ये 10 लाख है। जब आप 1 माइनस 0.20 करेंगे तो क्या आएगा? 0.8, 0.8 रेज़ टू द पावर 5, 0.8 रेज़ टू द पावर 5 क्या होगा? ये होगा 0.3276। 10 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 3,27,680 ये वैल्यू आई। तो जो कार की कॉस्ट थी वो कितनी थी? कार की कॉस्ट थी 10 लाख। कितने वर्ष? 5 वर्ष की बात की हमने लाइफ की। और यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन है वो डब्ल्यूडीवी के हिसाब से हो रहा है। जब कैलकुलेशन करेंगे तो 5 साल बाद जो कार की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3,27,680। ये फॉर्मूला याद रखिएगा अगर आपसे डब्ल्यूडीवी मेथड पूछा जाता है। इसी पर एक दूसरा न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम। 13th क्वेश्चन है, 13वां सवाल। अ प्रॉपर्टी इज परचेज फॉर 10 लाख। देखिए प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो 10 लाख। रेजिडुअल वैल्यू यानी कि जो उसकी सैलवेज वैल्यू है, मतलब जो लाइफ है, लाइफ के बाद जो प्रॉपर्टी की वैल्यू बची है वो क्या है? एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ इज 1 लाख। द यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट इज 5। जो असेट है उसकी लाइफ 5 साल। 5 साल बाद जो इसकी रेजिडुअल वैल्यू या सैलवेज वैल्यू है वो 1 लाख। इसकी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो 10 लाख। आपसे बोला जा रहा है कैलकुलेट एनुअल डेप्रिसिएशन यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब है कि हर साल सेम रेट से डेप्रिशिएट होगा। ठीक है, एसएलएम बोलते हैं। जो इससे पहले पढ़ा आपने डब्ल्यूडीवी पढ़ा। इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? एनुअल डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो भी कॉस्ट असेट की है माइनस सैलवेज वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ जो है। तो 10 लाख माइनस 1 लाख डिवाइड बाय 5, आंसर क्या आएगा? 1,80,000। ये दोनों अगर डब्ल्यूडीवी से आपको बोला जाए कैलकुलेशन करने के लिए, आपको कॉस्ट दी गई हो, रेट दिया गया हो डेप्रिसिएशन का और ईयर दिया गया, सिंपली जो भी कॉस्ट है मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस जो रेट है, जो भी डेप्रिसिएशन रेट है, ठीक है, रेज़ टू द पावर n। इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। और अगर आपको स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए तो आपको ये वाला मेथड यूज करना है। सिर्फ सिंपली आप ऐसे बोल सकते हैं c माइनस एस डिवाइड बाई n। डेप्रिसिएशन क्या होता है? जो भी किसी असेट की वैल्यू में कमी आती है ड्यू टू वियर एंड टियर। ठीक है, किसी भी वस्तु या सेवा में जो ह्रास आ रहा है इसके इस्तेमाल के बाद। अब एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है और ये है कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। पिछली बार इससे कई सवाल बने। ऐसे समझिए कि आपके द्वारा कोई कुछ इन्वेस्टमेंट किया गया जो आपको 10 साल बाद 10 लाख रुपए प्रोवाइड कर, उस 10 साल के बाद जो 10 लाख रुपए मिलेंगे आपको फ्यूचर वैल्यू, हमें इसकी प्रेजेंट वैल्यू को पता करना। उस 10 लाख की आज क्या वैल्यू होगी ये हमें पता करना। तो कोई पूछे आपसे इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं डिस्काउंटिंग। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? डिस्काउंटिंग। ठीक है, तो आपसे बोला गया व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू पीवी ऑफ 1 लाख रिसीवेबल आफ्टर 3 इयर्स डिस्काउंटेड एट 8% कंपाउंडेड एनुअली। आप समझिएगा कि जो आपको 1 लाख रिसीव हो रहा है 3 साल बाद, ये कंपाउंडेड था। अब इसके हमें प्रेजेंट वैल्यू पता करना। याद रखिएगा कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग। ठीक है, कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग। कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग एक दूसरे के क्या है? अपोजिट, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट। आपके द्वारा आज कुछ इन्वेस्ट किया जा रहा है, 10 साल बाद कितना मिलेगा ये कंपाउंडिंग की मदद से पता करें। आपको 10 साल बाद कुछ अमाउंट मिल रहा है, उसकी आज की वैल्यू क्या है? डिस्काउंटिंग की मदद से पता करें। तो कैलकुलेटिंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो
इज नोन एज डिस्काउंटिंग। फॉर्मूला क्या होता है वैसे, कंपाउंडिंग का फॉर्मूला क्या होगा? कंपाउंडिंग का फॉर्मूला है, फ्यूचर वैल्यू आप पता कर रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू है आपके सामने, मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस आर रेट ऑफ इंटरेस्ट रेज टू द पावर है, कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट किया। अब आपको बोला जाए कि प्रेजेंट वैल्यू पता करिए, सिंपली जो फ्यूचर वैल्यू है मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आर रेज टू द पावर एन। ये जो हिस्सा है इतना इतना हिस्सा जो है इसे हम बोलते हैं पीवीआईएफ, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। ये आपके एग्जाम में कई बार गिवन होता है कि 8% के लिए पीवीआईएफ कितना है, पहले वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष के लिए, तीसरे वर्ष के लिए। ठीक है, देखिए फॉर्मूला आपके सामने, पीवी फ्यूचर वैल्यू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आर रेज टू द पावर एन। तो यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू कितनी है? 1 लाख। रेट क्या था? रेट ऑफ इंटरेस्ट डिस्काउंट रेट 0.8, यहाँ इसलिए लिखा गया क्योंकि 8% के साथ, और कितने वर्षों की बात की जा रही है? 3 वर्षों की। एन क्या है? 3 इयर्स। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये 1.08 हो जाएगा रेज टू द पावर 3। कैलकुलेशन जब करेंगे तो ये जो इतना हिस्सा है ना, ये अलग कैलकुलेट किया जाता है और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई किया, आपकी जो आंसर आ रहा है यहाँ पर 79383 है। यानी कि आपको जो 1 लाख रुपए 3 साल बाद मिल रहे हैं उसकी आज की वैल्यू क्या है? 79,383। ठीक है साथियों, तो इस तरीके से आप प्रेजेंट वैल्यू को पता कर सकते हैं। अब आपके सामने कुछ और केस स्टडीज हैं। 15 क्वेश्चन। मिस्टर राजेश, a 40-year-old government employee, recently became concerned about his family financial future. He visits a bank to open a recurring deposit. Also buys a term life insurance. देखिए, ये बैंक को विजिट करते हैं, ओपन क्या करते हैं? रिकरिंग डिपॉजिट, आरडी ओपन कर, और टर्म लाइफ इंश्योरेंस भी परचेज कर रहे हैं, जैसे कि अपने डिपेंडेंट्स को प्रोटेक्ट कर सके। क्वेश्चन आपके सामने है, द फाइनेंशियल प्रोडक्ट चोजन बाय मिस्टर राजेश प्राइमरीली satisfy which level of Maslow's hierarchy of needs। तो पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पर कि मिस्टर राजेश के द्वारा एज पर अब्राहम मैस्लोज नीड हायरार्की कौन से लेवल ऑफ नीड से संबंधित बैंक प्रोडक्ट परचेज किया जाए। तो आपको हमने अब्राहम मैस्लोज की 5 लेयर के बारे में जानकारी दी है। सबसे बेसिक लेयर है वो है फिजियोलॉजिकल, जहां पर बेसिक प्रोडक्ट जो होते हैं बैंक के, अकाउंट, पीएसबीडी, सेविंग अकाउंट, ये सब चीजें आती है। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की बात की जाए, उससे ऊपर जब आप पहुंचते हैं सेकंड लेवल पे, जिसे बोलते हैं सेफ्टी सिक्योरिटी, वहां पर आदमी क्या कर रहा है? सेव कर रहा है, सेविंग्स कर रहा है, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आरडी ओपन कर, एफडी ओपन कर, टर्म लाइफ इंश्योरेंस, ये सब चीजें किसके अंतर्गत आएंगी? बी ऑप्शन की तरह। बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं आप सभी के, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 16th क्वेश्चन आपके सामने है, 16वां सवाल, और ये क्या बता रहा है? मिस प्रिया, अ कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव प्रिफर्स प्रायोरिटी बैंकिंग सर्विसेज। प्रायोरिटी क्या प्रिफर कर रही है? प्रायोरिटी बैंकिंग सर्विसेज को प्रिफर कर रही है, जिसके अंतर्गत इनको लाउंज का एक्सेस मिल जाए, पर्सनलाइज्ड रिलेशनशिप मैनेजर मिल जाए, हाई क्रेडिट लिमिट्स मिल जाए। शी वैल्यूज द रिकग्निशन, ये क्या, ये चाहती है कि रिकग्निशन इनको मिले, एक्सक्लूसिवली ये सर्विसेज इनको मिले। जैसे कि आप भीड़ में जब चाहते हैं ना कि आपको अलग से लोग पहचाने, आपकी सेवाएं अलग हो, आप जो चीज इस्तेमाल कर रहे हैं वो अलग है, आपका मकान 20 मकान में से एकदम अलग है, आपकी कार डिफरेंट है, सब मारुति सुजुकी खरीद रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप एक दूसरी गाड़ी खरीदें। तो ये क्या चाह रहे हैं? आप चाह रहे हैं कि आपके पास पावर हो, अथॉरिटी हो, रिकग्निशन हो, एप्रिसिएशन हो, बाकी से थोड़ा सा अलग। इस नीड को हम बोलते हैं एस्टीम नीड। ये क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं एस्टीम नीड। क्या बोलते हैं? एस्टीम नीड के अंतर्गत आता है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो साथियों इस तरह से आज के सेशन में ये सारी बातें हमने पढ़ी, इस सेशन में। तो आज की इस क्लास में जो भी न्यूमेरिकल्स आपने पढ़े हैं उस पर फोकस करिएगा। जो केस स्टडीज पढ़ी हैं, इस प्रकार की केस स्टडीज आपको एग्जाम में मिलेंगे देखने को, और इस तरीके से आप अगर इन चीजों को कवर करते हुए आगे बढ़ते हैं तो 16 तारीख को जो आपका एग्जाम है वो बहुत ही बेहतर जाने वाला है। इस सेशन के साथ आप बने रहिए। कल 15 तारीख को दोपहर को 3 बजे आपके लिए मैराथन क्लास है, सभी मॉड्यूल्स का एक साथ, यानी कि ऑल मॉड्यूल्स विल बी कवर्ड इन सिंगल महामैराथन क्लास टुमारो 15 नवंबर 3 PM जैप कैब यूट्यूब चैनल, जैप कैब वाला यूट्यूब चैनल। आप जरूर जुड़िएगा। आप सभी साथियों का इंतजार रहेगा, सभी साथियों को सेशन शेयर भी करिएगा साथियों।
तो आज के लिए, अभी के लिए सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। धन्यवाद। सेशन पसंद आया तो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा और चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। थैंक यू।